इंडियन पॉलिटी। अगर हम इसके लिए एनसीईआरटी भी पढ़ने जाए तो वहाँ से भी हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, और एग्ज़ाम से थोड़ा टाइम पहले अगर हम लक्ष्मीकांत को पूरी करने जाएं तो इतनी मोटी बुक पढ़ पढ़ के हमारा भी यही हाल हो जाएगा। अगर आप भी इसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो तो टेंशन मत लीजिए, दिस पावर पैड रिविजन सेशन इज़ फॉर यू। और इसमें देख लो अपकमिंग बिल्कुल अपडेटेड पीवाईक्यूज़ के साथ, उनकी क्रिस्प एक्सप्लेनेशन, और सबसे बढ़िया बात मीम्स के साथ ऐसी एक्सप्लेनेशन करवा दूंगा कि भाई इस सब्जेक्ट में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस टॉपिक इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अपकमिंग CDS, NDA एंड CAPF एग्जामिनेशन। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, आप सबसे पहले क्वेश्चन को वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को एनालाइज करिए, देन उसके बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। Which of the following statement with reference to the preamble of the Constitution of India is or are correct? तो हम इस तरीके से वीडियो का पैटर्न रखते हैं कि पहले हम जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक के ऊपर कुछ स्निपेट्स पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। इन दैट वे यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया की। तो प्रीएम्बल एक तरीके का इंडेक्स पेज है। जैसे कि आप लोगों ने अपनी बुक्स में देखा होगा कुछ ऐसे, जिसमें हमारी बुक का एक ऐसा पार्ट होता है जब हम बुक को ओपन करते हैं जिसमें हमारी बुक का इंडेक्स लिखा होता है, जिसमें हमारी बुक में ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जिसको पढ़ के हमें पता चल जाता है कि इस बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट होने वाला है। सो प्रीएम्बल भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो फर्स्ट पेज है जिसको पढ़ के हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडिया लग जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होने वाला है। तो प्रीएम्बल को अगर आप पढ़ें, ये स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों से स्टार्ट होता है, एंड इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या अचीव करना चाहता है वो सारी चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो प्रीएम्बल कवर करता है वो ये है कि ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है। तो पावर कहाँ से मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन को? भारत के नागरिकों से, द पीपल ऑफ इंडिया। देन ये बताता है कि इंडिया जो एक कंट्री होगी वो कंट्री किस तरीके की होगी, इसका नेचर कैसा होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक पर्सन का नेचर कैसा होता है, वो थोड़ा गुस्से वाला होता है, वो शांत होता है, तो ऐसा ही इंडिया एज अ कंट्री उसका नेचर कैसा होगा। इंडिया एक ऐसा कंट्री होगा विच विल बी सोवरेन। सोवरेन का मतलब कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में, मैटर्स में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। हम सोशलिस्ट कंट्री होंगे। सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि हम हमेशा लोगों के वेलफेयर के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। देन सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब कि हम हर धर्म को इक्वली रिस्पेक्ट देंगे। एंड डेमोक्रेटिक का मतलब होता है दैट द पावर विल बी ड्रॉन फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया विल हैव द राइट टू वोट, उनके पास वोटिंग का अधिकार होगा। और रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो इंडिया का हेड है, द हेड ऑफ आवर कंट्री विल बी इलेक्टेड, हमारे देश का जो हेड होगा उसको इलेक्ट किया जाएगा। और हमारे कंट्री का हेड कौन होता है? वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। देन ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव्स पूरे करेगा। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब जैसे हमारे देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ गोल्स होंगे। तो वो हमारे लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करेगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी प्रोवाइड करेगा, किस चीज़ की? सोचने की, एक्सप्रेस करने की, विश्वास रखने की, फेथ एंड वर्शिपिंग की। देन इक्वालिटी प्रमोट करेगा हर एक इंडिविजुअल में, और फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा भी प्रमोट करेगा। इसमें यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन की बात भी की जाती है। देन डेट ऑफ एडॉप्शन बताई गई कि हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लागू होगा। ये लागू होगा 26 ऑफ नवंबर 1949 को। ये रेडी हो चुका था, बट इसको हमने इम्प्लीमेंट कब किया था? वो किया था 26 ऑफ जनवरी 1950 को। जिसके साथ मैं आपसे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। पॉज करना, कमेंट में टाइम स्टैम्प के साथ इसका आंसर मुझे सब बच्चों का चाहिए। आपको मुझे बताना है कि ये जो डेट है 26 ऑफ जनवरी 1950 को हमने हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे किस हिस्टोरिक इवेंट को सिंबलाइज करते हुए सेलिब्रेट किया था। देन एन ए पलखीवाला एक बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी है जिन्होंने बोला था कि ये जो प्रियम्बल है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडेंटिटी कार्ड है। देन एक बार हमने इस प्रियम्बल में अमेंडमेंट भी किया है, और वो अमेंडमेंट हमने किया था 42nd अमेंडमेंट 1976 से। कुछ बच्चों को 42nd और 44th अमेंडमेंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। इसके ईयर याद रखने में तो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। 42nd का ईयर कैसे याद रखो? 4 + 2 6 होता है,
तो 1976, और 4 + 4 44th अमेंडमेंट इज 8, तो 1978। इस तरीके से आप इसका ईयर कभी भी नहीं भूलोगे। तो प्रियम्बल में हमने 3 वर्ड्स को ऐड किया था, विच वॉज SIS। पहला S स्टैंड फॉर सोशलिस्ट, दूसरा स्टैंड फॉर सेक्युलर, और ये I स्टैंड फॉर इंटेग्रिटी। ठीक है। जो होली ट्रिनिटी है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है, इनको होली ट्रिनिटी कहा जाता है। फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब हम जैसे इंडिविजुअल की डिग्निटी, उनकी पर्सनल फ्रीडम और भारत की यूनिटी के बारे में बात करता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ा केस हुआ कि भाई इतना अच्छा इंडेक्स पेज आप लोगों ने लिखा है, ठीक है। ये जो प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल का आइडिया सबसे पहले हमें यूएसए से आया, और इसकी जो इंस्पिरेशन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लिख के पास की थी। उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हमने मॉडिफाई करके हमारे प्रियम्बल में ऐड किया। तो केस चला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस होता है बेरीबरी यूनियन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जंप करती है इस कंक्लूजन पे कि भाई प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर आता है एक लैंडमार्क जजमेंट, जिसकी हम आगे भी बात करेंगे, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट फिर से यू टर्न लेती है और बोलती है कि जी हाँ, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हमेशा बना रहेगा। अब आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि सेक्युलर वर्ड क्या सोशलिस्ट से पहले आता है, या जस्टिस इक्वालिटी के बाद आता है, या पहले आता है, या फ्रेटर्निटी जो है इट कम्स आफ्टर द वर्ड लिबर्टी। सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये भी प्रियम्बल से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ के साथ टॉपिक का। देखते हैं आप कितनी इंफॉर्मेशन रिटेन कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपको बताना है। लिबर्टी ऑफ थॉट में एक्सप्रेशन, बिलीफ वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। क्या पहले लिबर्टी ऑफ थॉट में ये चीज लिखी थी, बाद में उसको इससे चेंज किया? देखते हैं। एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा तो पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो लिबर्टी है हमें शुरू से ही थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की मिलती आई है। बट हाँ, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि यूनिटी ऑफ नेशन को यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन से हमने 42nd अमेंडमेंट से चेंज किया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकेंड ओनली। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोशंस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट? सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है, अलग अलग तरीके के मोशंस होते हैं। मोशंस को एक बार रीड कर लेते हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट में बिजनेस कंडक्ट होता है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन इन द पार्लियामेंट। एक एक करके इनको बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आता है जी प्रिविलेज मोशन। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि प्रिविलेज है। प्रिविलेज मतलब हमारे राइट्स, जो हम फायदा उठाते हैं ना अपने राइट्स का, हमारी पावर्स का, उसको बोलते हैं प्रिविलेज। तो ये प्रिविलेज मोशन तब लेके आया जाता है पार्लियामेंट में, द पर्पस इज टू सेंसर द कंसर्न्ड मिनिस्टर। भैया जो मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर ने अगर कोई मिस इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की, कोई गलत इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की, या कोई ऐसा गलत फैक्ट दे दिया या डेटा दे दिया, इस चीज को करेक्ट करने के लिए उस मिनिस्टर के ऊपर प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। उनको याद दिलाया जाता है कि सर, आप मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला सकते। फिर आता है कॉल अटेंशन मोशन। अटेंशन मोशन मतलब जैसे अटेंशन लेना होता है ना, तो ऐसे ही पार्लियामेंट में अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर अटेंशन लेना है, उसके लिए ये मोशन आता है। इट इज अटेंशन ऑन इम्पॉर्टेंट पब्लिक मैटर्स। मान लीजिए कोई भी मैटर है, पब्लिक में चल रहा है, जो हमारे पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस चल रही है। जैसे मान लीजिए कोई पेपर लीक हो गया, कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया देश में, तो उसके ऊपर अगर आपको किसी मिनिस्टर से जवाब चाहिए, उसकी अटेंशन चाहिए, उसके लिए ये वाला मोशन आता है। फिर बात करते हैं सेंसर मोशन की। सेंसर मोशन आता है सरकार की नीतियों के ऊपर, द गवर्नमेंट एंड द मिनिस्टर्स। इट इज मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर ऑल्सो, और टू द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्यों? ताकि उनकी पॉलिसीज को, उनके एक्शंस को स्क्रूटनाइज किया जाए, उनके एक्शंस के ऊपर उनसे सवाल जवाब किए जाएं। फिर आता है एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन आता है अर्जेंट मैटर्स डिस्कस करने के लिए, जो पब्लिकली मैटर्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट, बट इसको जो लेके आया जाता है वो 4 PM के बाद।
इनको टाइम अलॉट किया जाता है। और इस मोशन को लाने के लिए स्पीकर की परमिशन आपको थोड़ी सी पहले चाहिए रहेगी। देन आता है मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स में सबसे बड़ा रोल होता है हमारे देश के राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का। क्यों? क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, प्रेसिडेंट जो होता है वो हमारी कंट्री का हेड है, वो सरकार को गाइड करता है, मोटिवेट करता है। तो क्या करता है प्रेसिडेंट? एवरी ईयर लोकसभा के हर साल का पहला सेशन जो होता है, वो प्रेसिडेंट आता है, अपनी पॉलिसीज के बारे में बताता है, सरकार को मोटिवेट करता है, उनको बताता है कि आपको क्या गोल्स अचीव करने हैं, क्या नहीं करना है। एंड एक मोशन ऑफ थैंक्स तब भी प्रेसिडेंट लेता है जब नई लोकसभा बनती है। जब हर 5 साल बाद नई लोकसभा बनती है, उसका पहला सेशन, और हर साल का पहला सेशन जो होता है पार्लियामेंट का, वो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। उसके बाद इस मोशन ऑफ थैंक्स को वोटिंग के थ्रू पास करवाया जाता है। फिर आता है जी कट मोशन। कट मोशन में आप देख रहे हैं कि कितना एक्साइटेड है मिनिस्टर हमारी। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्कशन का टाइम जो है उसको कट शॉर्ट कर दिया जाता है। जब एक टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हम लोग कर देते हैं, तो उस डिस्कशन को शॉर्ट करने के लिए, उस डिस्कशन को वहीं पे रोकने के लिए ये मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी यानी कि 1/4 मेंबर्स की वोटिंग करवानी पड़ती है। सो अगर हम ध्यान दें तो मोशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर हम सारे स्टेटमेंट्स को एक बार देखें, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी एडमिसिबल अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर। नहीं, ये इंडिविजुअल मिनिस्टर के ऊपर नहीं होता। नो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि हमें पूरी की पूरी गवर्नमेंट यानी कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। और जब पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नो कॉन्फिडेंस हो जाता है, द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, इंडिविजुअल के ऊपर नहीं आ सकता। अ नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट सेट आउट ऑन द ग्राउंड्स व्हिच इट इज बेस्ड। आपको ग्राउंड्स बताने की जरूरत इसमें कोई नहीं होती, ये भी गलत है। राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू एंटरटेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ये लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा वाले जो होते हैं वो ये मोशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपके पार्लियामेंट्री मोशन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज फॉर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर करेक्ट। आपसे प्रिविलेज के बारे में पूछा जा रहा है। द स्पीकर इज एम्पावर्ड टू रेफर सुओ मोटो एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। सुओ मोटो का मतलब वो उसी टाइम पार्लियामेंट में उस चीज का नोटिस ले सकते हैं, उसकी प्रिविलेज चेक कर सकते हैं किसी भी मेंबर की। ठीक है, क्या ये बात हो रही है? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? एब्सोल्युटली करेक्ट। A question of privilege is accorded priority over other list in the items of the business। जब भी कोई प्रिविलेज मोशन आता है तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है, ये भी करेक्ट है। द प्रिविलेज एक्सटेंड्स टू फ्रीडम फ्रॉम प्रिवेंटिव अरेस्ट और डिटेंशन। दिस इज रॉन्ग। ये प्रिविलेज जो है आपको प्रिवेंटिव अरेस्ट से एक्सटेंड नहीं होती। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी 1 and 2 इज करेक्ट। अब हम प्रिविलेज की बात कर ही रहे हैं तो सर मैं एक बार आपको सारी प्रिविलेजेस बता भी देता हूँ। देखिए, मैं कल की डेट में या आप कल की डेट में अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, जैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के हमें रूल्स पता होने चाहिए। और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको कुछ सर्टेन पावर्स भी मिलेंगी कि आप ये काम कर सकते हैं, आपके पास ये पावर है, ये पावर नहीं है। सेम होता है हमारे मंत्रियों के साथ, हमारे मिनिस्टर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ। जब वो पार्लियामेंट में काम करने आते हैं तो उन्हें काम करते हुए कुछ पावर्स दी जाती हैं। ठीक है, उनको काम करते हुए कुछ प्रिविलेजेस दी जाती हैं जो वो कर सकते हैं। क्या होती हैं वो? एज कलेक्टिव प्रिविलेज। कलेक्टिव प्रिविलेज मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पावर्स एंजॉय करते हैं वो क्या क्या होती हैं? राइट टू पब्लिश और विदहोल्ड प्रोसीडिंग्स। जो भी चीजें पार्लियामेंट में हो रही हैं, आप वो चीजें पब्लिश कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, आपके पास राइट है। राइट टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो अपने हाउस को, अपने पार्लियामेंट को अपने तरीके से चला सकते हैं। राइट टू पनिश और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। कोई भी मेंबर अगर हाउस की प्रिविलेजेस को, हाउस के डिसिप्लिन को तोड़ता है तो उसको पनिश भी कर सकते हैं। राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स एंड होल्ड सीक्रेट मीटिंग्स। जो पर्सन रिक्वायर्ड नहीं है उसको हटा सकते हैं और सीक्रेट मीटिंग्स भी रख सकते हैं। राइट टू इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट ऑफ मेंबर्स। मान लीजिए कोई भी मेंबर अरेस्ट हो जाता है, वो बहुत ज्यादा दंगाबाजी कर रहा है, तो उस अरेस्ट की इंफॉर्मेशन लोगों को मिलनी चाहिए, मेंबर्स को मिलनी चाहिए।
फ्रीडम फ्रॉम कोर्ट इंटरफेरेंस, कोई भी मिनिस्टर पार्लियामेंट में कुछ भी बोलता है, अपनी आवाज रखता है, कोर्ट उसके ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकती। पार्लियामेंट्री कमिटीज की भी प्रिविलेजेस होती हैं। देन एज अ इंडिविजुअल पर्सन, एज अ इंडिविजुअल मिनिस्टर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपकी क्या क्या राइट्स होते हैं? जो भी चीजें आप पार्लियामेंट में बोलेंगे, यू आर फ्री टू स्पीक एनीथिंग। आपको फ्रीडम मिलती है अरेस्ट इन सिविल केसेस। सिविल केसेस मतलब जो मनी से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड केसेस होते हैं। एग्जेम्पशन फ्रॉम कोर्ट अटेंडेंस, जो भी आपने पार्लियामेंट में बोला है उसके लिए आपको कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रीडम फ्रॉम लायबिलिटी फॉर स्टेटमेंट्स मेड इन द हाउस एंड राइट टू रिसीव नोटिस रिगार्डिंग लीगल एक्शन, और अगर आपके ऊपर कोई केस हो गया तो उसके लिए आपको नोटिस भी दिया जाएगा। तो सेम चीजें जैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, वहां पे हमें कुछ पावर्स दी जाती हैं, कुछ इम्यूनिटीज हमें दी जाती हैं। सेम हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ भी होता है। अब हम ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये जो पार्लियामेंट है ये किन चीजों से मिलके बनी होती है। जैसे पार्लियामेंट एक तरीके का घर है, पार्लियामेंट एक तरीके का घर है, एक हाउस है। हाउस में रूम्स होते हैं, चेम्बर्स होते हैं, कमरे होते हैं ना। ऐसे ही पार्लियामेंट में भी दो पार्ट्स होते हैं, दो हाउसेस होते हैं। पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस देश में जो सबसे ज्यादा जलवा है वो लोकसभा वालों का ही रहता है, या लोकसभा का ही रहता है। क्यों सर? क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनकी वोटिंग में आप और हमारे जैसे लोग जो इस देश में 18 साल से ऊपर हैं वो वोट करके लोकसभा बनवाते हैं। ठीक है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, आपको मुझे बताना है बाय विच अमेंडमेंट द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18। इस अमेंडमेंट से वोटिंग एज को 21 से 18 किया गया। वीडियो पॉज करो, टाइम स्टैम्प के साथ करेक्ट आंसर सभी बच्चे देंगे। सो इस हाउस को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। हाउस ऑफ पीपल क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज मेड बाय द पीपल, हमारे वोट से ही बना है। या लोअर चेंबर भी कहा जाता है। करंट कंपोजिशन जो है इसकी वो 550 है और 543 सीट्स ऑक्यूपाइड हैं। अगर आपको लोकसभा का एमपी बनना है तो केवल 25 साल की उम्र आपको चाहिए और भारत के नागरिक आप होने चाहिए। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इस हाउस को जो चलाते हैं, जो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, मॉनिटर, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है ना, ऐसे ही लोकसभा का भी एक मॉनिटर होता है। वो कौन होता है? वो होता है जी स्पीकर। लोकसभा के ऊपर एक स्पेशल पावर होती है लोकसभा के पास कि मनी बिल, इस देश में जो भी पैसों से रिलेटेड बिल आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होते हैं। एंड देयर इज अ पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ 10 मेंबर्स इन दी लोकसभा। बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है हमारा एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट हूं, क्यों परमानेंट हूं? क्योंकि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। सर क्या लोकसभा डिसॉल्व होती है? यस, द टर्म ऑफ लोकसभा इज ओनली 5 ईयर्स, या उससे पहले भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। स्टेट्स क्यों? क्योंकि नाम में ही राज्य है। ये जो सीट्स हैं हमारे स्टेट्स से मिलके बनती हैं और इसे अपर चेंबर भी कहा जाता है। करंट 250 मेंबर्स हैं जिसमें से 238 इलेक्शन जीत के आते हैं और 12 लोग आते हैं नॉमिनेशन से, जिन्होंने स्पोर्ट्स की फील्ड में अच्छा किया हो, जिन्होंने सोशल साइंस के लिए अच्छा किया हो, है ना, आर्ट्स की फील्ड में बहुत अच्छा किया हो, तो उनको भी राज्यसभा में बुलाया जाता है और इन्हें अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 ईयर्स की एज चाहिए, भारत के नागरिक आप होने चाहिए। इसके इलेक्शन में हम लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मेंबर्स जो चुने जाते हैं वो स्टेट्स एंड यूटी के एमएलएस इन्हें इलेक्ट करते हैं। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने अपने स्टेट में, फॉर एग्जांपल मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ या कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप दिल्ली से या कहीं से भी बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आपके स्टेट में एमएलए होते हैं। ठीक है, उन एमएलए को आप वोट डालते हैं। ये एमएलए आपके लिए, आपके बिहाफ पे राज्यसभा के मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? इस क्लास का मॉनिटर होता है देश का उपराष्ट्रपति, जिसको वाइस प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। एंड राज्यसभा के पास पावर होती है कि वो पार्लियामेंट को ये बता सके कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं एंड ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। इनका पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो होता है वो केवल 6 मेंबर्स का ही होता है। अब हमने क्लास मॉनिटर की बात की तो क्लास मॉनिटर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेते हैं। ये लोकसभा का मॉनिटर होता है स्पीकर और राज्यसभा का मॉनिटर होता है चेयरमैन। तो चेयरमैन कौन होता है? इज दी वाइस प्रेसिडेंट। जो भी इस देश में वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। स्पीकर की बात करें तो स्पीकर जो है ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा। जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं
वो आपस में इलेक्शन करके स्पीकर को बना लेते हैं। स्पीकर की लाइफ भी 5 ईयर्स तक की होती है, ठीक है, एंड ही शुड बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। इसको रिमूव करने के लिए लोकसभा के मेंबर्स रेजोल्यूशन लेके आते हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो डेडलॉक तोड़ सकता है। मान लीजिए लोकसभा में किसी बिल के ऊपर यस भी नहीं मिल रही, नो भी नहीं मिल रही, दोनों वोट्स बराबर हैं, तो ही कैन कास्ट हिज वोट इन फेवर ऑफ यस और नो। इसे कास्टिंग वोट कहा जाता है। स्पीकर डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं, और ये प्रेसाइड करते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमिटी को, रूल्स कमिटी को एंड जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा लोकसभा का एमपी डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा। बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट के पास सिर्फ यही एक इकलौती पावर होती है। यही सबसे बड़ी पावर है इस देश में, वाइस प्रेसिडेंट की। इनका टर्म एज अ वाइस प्रेसिडेंट 5 साल का होता है, एंड ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। इनको हटाने के लिए राज्यसभा को मोशन पास करना पड़ता है, एंड ही कैन नॉट वोट। जैसे स्पीकर वोट कर सकता था टाई के केस में, ये वोट नहीं कर सकते। ये डिसाइड नहीं कर सकते मनी बिल पे कुछ भी। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के पास ये पावर ही नहीं है। ये प्रिसाइड करते हैं कमिटीज जो राज्यसभा की होती हैं, और ये राज्यसभा के एमपीज का डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करते हैं। बढ़ते हैं आगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिस्ट की बात की है, और लिस्ट के ऊपर ही आपके लिए क्वेश्चन भी आ गया। बट ध्यान रखिएगा कि पॉलिटी में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कि ये नॉट जो शब्द है ना, ये शब्द बच्चों को बहुत परेशान करता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ही स्पीड से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, नॉट को भूल जाते हैं। बट क्या करिएगा, एग्जाम में इस नॉट को ऐसा सर्कल करो ताकि ये नॉट वर्ड आपसे मिस ना हो। क्यों? अगर ये मिस हो गया, आप क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर लोगे और आंसर गलत दे दोगे। इसलिए वीडियो को पॉज करो, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, फिर इसका आंसर दो। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये बताने से पहले क्या मैं आपको एक बार फटाफट से लिस्ट गो थ्रू करवा दूं? सभी बच्चों का आंसर यस होगा, मुझे सुनाई दे चुका है, जो स्क्रीन के उधर से बच्चे देख रहे हैं। तो 3 तरीके की लिस्ट होती है। सर व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट? लिस्ट का मतलब होता है टॉपिक्स, वो टॉपिक्स जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम करती है। हम इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। हमारे इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो होता है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब सर, हमारी जो सेंटर गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर करती है। इसे बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। ये पावर कैसे शेयर होती है? हमने टॉपिक्स को डिवाइड किया हुआ है सेंटर और स्टेट में। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। पहला आता है यूनियन लिस्ट, सेकंड आती है स्टेट लिस्ट, और थर्ड आती है कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब यूनियन लिस्ट में वो टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट के अंदर वो टॉपिक्स होते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस। सर नॉर्मल सर्कमस्टेंस का मतलब क्या होता है? जब तक इस देश में हालात ठीक हैं, जब तक इस देश में कोई इमरजेंसी नहीं है, तब तक स्टेट गवर्नमेंट अपने टॉपिक्स के ऊपर लॉ बनाता है। और सर कॉन्करेंट क्या होता है? कॉन्करेंट, अगर आप इस वेन डायग्राम को देखें, ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सेंटर और स्टेट मिलके इस पे काम करते हैं। सो देर आर सम टॉपिक्स, अगर आप देखें लगभग 97 यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट में 66, कॉन्करेंट लिस्ट में 52 टॉपिक्स आते हैं। जैसे यूनियन लिस्ट में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, डिप्लोमेसी, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, करेंसी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हमारे यूनियन के टैक्सेस, इंटरस्टेट का ट्रेड, सेंसस, सर्वे, नेशनल इंस्टीट्यूट का बनाना, ये सब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही काम करेगी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होती। स्टेट के पास पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लोकल बॉडीज मतलब पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, स्टेट के टैक्सेस, इरिगेशन, मार्केट्स, बेटिंग एंड ब्यूरियल्स। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो टॉपिक्स आते हैं जिनके ऊपर ये मिलके काम करते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, मैरिज, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बैंक्रप्सी, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, प्रेस, इकोनॉमिक प्लान एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। तो अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। बताइए कौन सा ऐसा टॉपिक है विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेंसस। सेंसस को कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं बल्कि यूनियन लिस्ट में होती है। ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट ही कंडक्ट करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन अ स्टेटमेंट रिलेटेड नॉट, इसीलिए मैंने इसको सर्कल भी कर दिया।
ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो आपको 8th शेड्यूल में मेंशन्ड होती हुई नहीं दिखेगी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, गोंडी। और मैं आपको इसका बहुत ही ईजी निमोनिक्स के थ्रू सारी की सारी लैंग्वेजेस आपको रटवा दूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नया नया बना था, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ओनली हैड 14 लैंग्वेजेस। सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी ऑफिशियल जिनको रिकॉग्निशन मिला था। बट समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारा भारत बढ़ा, हमारे भारत की डाइवर्सिटी बढ़ी, तो हमने अब 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल रिकॉग्नाइज किया हुआ है। सो ओरिजिनल जो लैंग्वेजेस हैं वो हैं आपकी असामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये तो ऐसी 14 लैंग्वेजेस हैं जो आपके ओरिजिनल लिस्ट का पार्ट थी। अब ये अमेंडमेंट वाली जो लैंग्वेजेस हैं ये बच्चों को याद करने में बहुत मुश्किल होती हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, ट्रिक के साथ सारी बताऊंगा। देखो, सबसे पहले ऐड हुई सिंधी। सिंधी ऐड हुई थी 21st अमेंडमेंट से। तो 21st अमेंडमेंट से तो आपको याद रखना है सिंधी। अब आप ये देखिए, जो मैंने 21 ड्रॉ किया है, हिंदी में एस को स लिखते हैं, तो आप ये 21 को इस तरीके से मैच कर सकते हो। और ये इकलौती लैंग्वेज ऐड हुई थी, तो और भी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आया 71st अमेंडमेंट। 71st अमेंडमेंट से लेके आए हम नमक का पैकेट, मतलब 71 रुपीज का लाए नमक का पैकेट। और नमक का मतलब N stands for नेपाली, M stands for मणिपुरी एंड K stands for कोंकणी। नमक से आप ये याद रखेंगे। फिर आपने 92nd अमेंडमेंट से बॉड मास का रूल पढ़ा होगा, मैथ्स में सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। इससे कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐड हुई? बॉड मास का मतलब BO से याद रखेंगे बोडो, D से याद रखेंगे डोगरी, M से याद रखेंगे मैथिली और S से याद रखेंगे हम संथली। और लास्ट जो लैंग्वेज ऐड हुई थी दैट वाज ओडिया। ओडिया को हमने 96 अमेंडमेंट से ऐड किया था, और ऐड भी क्या किया था, इसकी स्पेलिंग भी हमने चेंज की थी। ठीक है, बाकी फीचर्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हम उन पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं जिन्होंने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का था, और इन लोगों ने इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन इतने इफेक्टिवली बनाया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कंसिडर किया जाता है। भीमराव अंबेडकर, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, इज ऑफन नोन एज मॉडर्न मनु। इन्हें मॉडर्न मनु का नाम भी दिया गया है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और ये हमारे देश के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसके लॉ मिनिस्टर भी थे। तो यहाँ से अब मैं आपसे एक और थर्ड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ वीडियो का। जो इंटरिम गवर्नमेंट थी या जो इंटरिम कैबिनेट थी, उसमें पहला हेल्थ मिनिस्टर इस देश के कौन थे? करेक्ट आंसर सभी बच्चों को कमेंट में लिखना है। सम अदर मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो याद रखने का सिंपल नेम, लास्ट नेम सब बच्चे याद रखेंगे, जैसे अयंगर, KM मुंशी, सादुल्ला, अय्यर, N माधवराव एंड T अय्यर कृष्णमाचारी। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था, 22 पार्ट्स थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के। उन 22 पार्ट्स में कुछ शेड्यूल्स थे, देयर वर 8 शेड्यूल्स। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल 8 शेड्यूल्स थे। अमेंडमेंट कर करके हमने इनका नंबर 12 तक पहुंचा दिया है। इसको याद रखने की सबसे इंपॉर्टेंट और बिल्कुल ये वो ट्रिक है जो हर बच्चा पहचानता है, दैट इज टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। इससे आप सारे के सारे शेड्यूल्स याद कर सकते हो। ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ऐसे हम चलेंगे। तो फर्स्ट शेड्यूल, दैट T स्टैंड्स फॉर नेम ऑफ स्टेट्स एंड इंडियन टेरिटरीज। हमारी जो इंडिया की टेरिटरी है उसमें नेम ऑफ स्टेट्स, राज्यों का, यूनियन टेरिटरीज का नाम क्या है वो इसमें लिखा जाएगा। सेकेंड शेड्यूल में E से आता है इमोल्यूमेंट्स, पर्क्स, सैलरीज इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स की। थर्ड आता है ओथ एंड एफर्मेशन, कि भैया कौन इस देश में किसको शपथ दिलवाएगा। फोर्थ, राज्यसभा की सीट, कौन से स्टेट के पास कितनी राज्यसभा की सीट होंगी। फिफ्थ शेड्यूल में आता है आपका शेड्यूल्ड एरिया, ऐसे एरियाज जो पिछड़े हुए हैं या ट्राइबल एरियाज हैं। बट ध्यान रखिएगा, इस शेड्यूल में वो स्टेट्स इंक्लूड किए गए हैं जो नॉन नॉर्थ ईस्ट हैं। नॉन नॉर्थ ईस्ट का मतलब ऐसे स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट के अलावा हैं, जहाँ पे ट्राइबल और शेड्यूल्ड एरियाज हैं। सर नॉर्थ ईस्ट के कौन से हैं? नॉर्थ ईस्ट का जो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज हैं उसको हम 6th शेड्यूल से गवर्न करते हैं।
और इसमें नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स आते हैं जिसको आप AMTM के नाम से याद रख सकते हो। ध्यान रखिएगा मणिपुर जो है इसका पार्ट नहीं है। देन 7 शेड्यूल में आपकी आती है फेडरल स्ट्रक्चर, जो 3 लिस्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी वो इसी का पार्ट है। देन 8 शेड्यूल में आती है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। देन अब यहां से स्टार्ट हो गए थे हमारे अमेंडमेंट वाले। तो 9 शेड्यूल को ऐड किया था हमने फर्स्ट अमेंडमेंट से, जिसमें हमने लैंड रिफॉर्म्स किए। देन एंटी डिफेक्शन का लॉ, इसको हमने ऐड किया था जिस अमेंडमेंट से, उस अमेंडमेंट का नाम आपको मुझे कमेंट में बताना है। कौन से अमेंडमेंट से हमने एंटी डिफेक्शन का लॉ अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया। देन 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। ये ऐड हुआ था 73rd अमेंडमेंट से। और लास्ट 12th शेड्यूल ऐड हुआ था म्यूनिसिपैलिटी, ये 74th अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना था। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट ऐसे ही नहीं है, हम इंडियंस बहुत ज़्यादा चालू हैं, हमें जुगाड़ लगाना बड़े अच्छे से आता है, ठीक है, बहुत स्मार्ट लोग हैं हम लोग। तो हमने भी क्या किया, देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, इतना आसानी से तो नहीं बनाएंगे, हर एक कंट्री के अच्छे अच्छे फीचर्स हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करेंगे। इनको कहा जाता है सोर्सेस, ठीक है। सबसे बड़ा सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे हमने क्या क्या चीज़ें ली, इससे हमने फेडरल स्ट्रक्चर लिया, फेडरल स्कीम ली, गवर्नर का ऑफिस लिया, जुडिशरी, इमरजेंसी के प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, और आपका यूपीएससी जिसका आप एग्जाम देते हो उसका जन्म भी कहीं ना कहीं यहीं से हुआ था। देन ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून से ऊपर इस देश में कोई व्यक्ति नहीं होगा। देन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया, सिंगल सिटीजनशिप, आप चाहे गुजरात में रहते हैं, कन्याकुमारी में रहते हैं, अंडमान में रहते हैं, रहेंगे भारत के ही नागरिक। देन कैबिनेट सिस्टम, रिट्स ली हमने जिसके हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। देन अमेरिका से क्या क्या लिया, अमेरिका से लिए फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल। कनाडा से हमने क्या लिया, कनाडा से हमने लिया कि सेंटर गवर्नमेंट जो है वो हमेशा स्ट्रांग रहेगी, रेसिडुअरी पावर्स जो हैं वो राज्यसभा के पास रहेंगी, गवर्नर कैसे अपॉइंट किया जाएगा, एंड सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। देन आयरलैंड से हमने लिए डीपीएसपी। देन जो राज्यसभा में मैंने आपको बताया था ना 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, आर्ट्स से, सोशल साइंस से, स्पोर्ट्स से, वो वाला कंसेप्ट भी हमने आयरलैंड से ही बोरो किया था। और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का तरीका भी यहीं से लिया है। फिर आता है जी ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग। फिर जर्मनी से क्या क्या लिया, जर्मनी से हमने लिया कि जब भी देश में इमरजेंसी लगेगी तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। यूएसएसआर जो कि बाद में रशिया बना, इससे हमने ली फंडामेंटल ड्यूटीज और जस्टिस का आइडिया। फ्रांस से क्या क्या लिया, फ्रांस से हमने रिपब्लिक, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का आइडिया लिया, याद करिए प्रीएम्बल में मैंने आपको बताया है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, अमेंडमेंट करने का तरीका एंड राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन का प्रोसेस जो कि इनडायरेक्ट है, साथ साथ रिलेट भी करना है हमें। एंड जापान से हमने लिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है बाय ओन विल, अपनी इच्छा से, अंडर द 5th शेड्यूल। तो 5th शेड्यूल से सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए सर शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज की बात हो रही है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भैया ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल हर स्टेट में कौन व्यक्ति बना सकता है। ऐसे एरियाज में जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो हैं बट शेड्यूल्ड एरियाज नहीं है, सो द कंसर्न्ड अथॉरिटी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 5th शेड्यूल के अंडर प्रेसिडेंट ये ऑर्डर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है जोनल काउंसिल्स कौन है, बट जोनल काउंसिल से पहले हम लोग 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शेड्यूल्ड एरियाज आते हैं 5th शेड्यूल में। शेड्यूल्ड एरियाज वो शेड्यूल्ड एरियाज हैं या वो एरियाज हैं जो बैकवर्ड हैं, ठीक है, सोशली बैकवर्ड एरियाज हैं, और ये वो एरियाज आते हैं 5th शेड्यूल में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं है, अदर देन नॉर्थ ईस्ट हैं, जैसे आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल एंड गुजरात। और इन्हें कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। बट इन्हें एडमिनिस्टर कौन करता है, एडमिनिस्टर करता है गवर्नर। प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे गवर्नर यहाँ के लिए रूल्स
बना सकता है। इनके लिए एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होती है 20 मेंबर्स की, ठीक है, जिन्हें अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और ये जो काउंसिल है यहाँ पे लोकल गवर्नेंस का काम करती है, और यहाँ के जितने भी लॉज होते हैं स्टेट के या सेंटर के, वो मॉडिफिकेशंस के साथ लगाए जाते हैं। 6 शेड्यूल में आते हैं आपके ट्राइबल एरियाज। ये वो पॉपुलेशन है जहाँ पे आपको एबोरिजिनल्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आदिवासी या ऐसे लोग जो ट्राइब से बिलोंग करते हैं वहाँ देखने को मिलेंगे। और इसमें आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इनको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि एडीसी से गवर्न किया जाता है। और ये जो एडीसी होती है ये एक इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड बॉडी होती है। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं जो कि वहाँ के लिए लॉ, लैंड के लिए लॉज बनाते हैं। ये भी वहाँ पे लोकल गवर्नेंस या वहाँ की पंचायत की तरह ही काम करती है, और जितने भी लॉज हैं यहाँ पे मॉडिफिकेशंस के साथ लगाए जाते हैं। अगर हम बात करें जोनल काउंसिल्स की, तो हम इंडिया, क्योंकि इंडिया एक काफ़ी अच्छी बड़ी कंट्री है, काफ़ी यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो हमने इंडिया को कुछ जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप ये देखेंगे, ऑरेंज जोन जो है ये नॉर्थ जोन है, ग्रीन में जो शेडेड है इट इज सेंट्रल जोन। तो हमने क्या किया हुआ है, स्टेट्स को उनके जोन्स के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। इसके लिए हमने बनाई हुई है इंडिया में जोनल काउंसिल्स। कितनी है? 5 जोनल काउंसिल इंडिया में प्रेजेंट है। 6th भी है एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इसको अलग से सेग्रीगेशन हमने किया हुआ है। तो जी नॉर्थ जो काउंसिल है हमारी, उसमें आता है हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड पंजाब। सेंट्रल जोन में आता है एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, यूपी है। देन ईस्टर्न काउंसिल में आपका बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है। वेस्टर्न काउंसिल में आपका महाराष्ट्र, गुजरात का रीजन आता है, गोवा आता है, दादर नागर हवेली है। साउथ में आपके साउथ के स्टेट्स आते हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। नॉर्थ ईस्टर्न जोन्स में आपके सिक्किम आ जाता है, असम है, अरुणाचल है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड एंड मिजोरम। और इन जोनल काउंसिल्स को गवर्न कौन करता है, मतलब इनको हेड कौन करता है? हु इज द हेड ऑफ जोनल काउंसिल्स इन इंडिया? ही इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भी भारत के गृह मंत्री होंगे, होम मिनिस्टर, वो इन जोनल काउंसिल्स को गवर्न करते हैं। वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि भाई कोई भी बच्चा अगर मिस आउट कर रहा है ना टेलीग्राम पे, तो अभी बोल रहा हूँ जाके तुरंत टेलीग्राम ज्वाइन करो, इनसाइट एसएसबी टेलीग्राम ज्वाइन करो। पिछली बार भी सीडीएस में बहुत बड़े बड़े हमने धमाके किए थे थ्रू एलएमआर। आपने देखा ही होगा कि जो एलएमआर आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड की जाती है, कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे। अभी तो मैं सिर्फ पॉलिटी के आपको दिखा रहा हूँ, आप जाके टेलीग्राम पे चेक करो कितने सारे क्वेश्चंस एलएमआर से आए हैं, बच्चों को बेनिफिट हुआ है। केवल सीडीएस नहीं, सीएपीएफ, एनडीए एंड इवन एफकैट स्टूडेंट्स को भी एलएमआर का फायदा हो रहा है। एंड सबसे बड़ी बात, द इनिशिएटिव इज एब्सोल्युटली फ्री। आपको इसके लिए एक भी रुपए खर्च नहीं करने हैं। करना क्या है, बस टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पे बने रहना है एंड अपडेट्स, कीप एन आई ऑन दी अपडेट्स। एग्जाम से पहले ये धमाकेदार पीडीएफ फिर से आप लोगों को मिलने वाली है, सो प्लीज कीप एन आई आउट, ठीक है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगेन अ नॉट टाइप क्वेश्चन, इसीलिए पहले ही हाईलाइट कर रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? प्रेसिडेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर पॉलिटी। देखिए, जिन बच्चों ने पॉलिटी डीप में पढ़ी है उनको पता है कि ऑन पेपर जितनी भी पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास है, बट रियलिटी में पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल के पास होती है। तो प्रेसिडेंट जो है हमारे देश का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनके हर एक प्रोसेस से क्वेश्चन भी पूछा जाता है और हमें पढ़ना भी पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। तो इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, उनको इलेक्टर्स बोलते हैं, हु आर एलिजिबल टू वोट। इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को ही राइट दिया जाता है, जो इलेक्शन जीत के आते हैं, जो मेहनत करके आते हैं, उन्हीं को राइट दिया जाता है कि आप प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे। तो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर,
राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स प्लस जितनी भी स्टेट असेंबलीज हैं, हर स्टेट में विधानसभा होती है, उन विधानसभा के इलेक्टेड एमएलएस और प्लस दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पौंडीचेरी, ये 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनके भी इलेक्टेड एमएलएस को इनवाइट किया जाता है। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे सेंटर और स्टेट मिलके पार्टिसिपेट करती है। और कौन वोट नहीं दे सकता है? जो फ्री फंड में सीट लेके आ जाते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के। खैर अब लोकसभा में कोई भी नहीं होता, बट फिर भी नॉमिनेटेड मेंबर्स को राइट नहीं है। राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स, वो जो 12 मेंबर होते हैं, उनको नहीं मिलता। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को ये मौका नहीं मिलता। एंड दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पौंडीचेरी के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, इनको भी वोटिंग का राइट नहीं है इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मेथड क्या है? मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब हमें अपनी प्रेफरेंसेस देनी पड़ती है, वोट इज ट्रांसफरेबल, और वोटिंग जो होती है वो ईवीएम मशीन की नहीं। ये मोदी जी जो वोट डाल रहे हैं ना, ये पर्ची बैलेट पेपर होता है, उसके ऊपर स्टैंप लगा के इस बक्से में अपना वोट डाल देते हैं। कोई भी अगर डिस्प्यूट आता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो डिस्प्यूट के ऊपर डिसाइडिंग बॉडी होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल रहता है। अगर आप में से किसी व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनना है, अगर आपकी इच्छा है, तो आपको पहला भारत का नागरिक होना पड़ेगा। 35 की आपको एज लगेगी लगभग। लोकसभा के एमपी बनने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए, और आपके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, मतलब कहीं और से आपको पैसा नहीं आना चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट नहीं है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। ऐसा कुछ नहीं है। यूनियन मिनिस्टर लोकसभा का पार्ट है, इलेक्टेड मेंबर है, पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सिस्टम टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको बताया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है, वोट ट्रांसफरेबल होता है, और सीक्रेट बैलेट सिस्टम से हम ये वोट कर सकते हैं। अब देखिए, प्रेसिडेंट जो है वो एक बहुत ही बड़ी बॉडी है, एक बहुत हमारे देश का हेड है ना, देश का हेड है। रिपब्लिक, इन्हीं के नाम से रिपब्लिक बनता है। तो अगर इनसे कोई भारी मिस्टेक हो गई, अगर एकदम कोई ब्लंडर हो गया, तो इनका ब्लंडर, इनको रिमूव करने के लिए, इनको जो पनिशमेंट या इनका जो रिमूवल होता है, उसको इम्पीचमेंट कहा जाता है। एंड दिस इम्पीचमेंट कम्स अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जब भी प्रेसिडेंट से कोई ब्लंडर हो जाए या कोई मिस्टेक हो जाए, इनको हम ऐसे नहीं हटा सकते कि चलिए रिजाइन दीजिए, नहीं। इनको हटाने के लिए पूरा एक प्रोसेस चलता है आपके पार्लियामेंट में। सबसे पहले तो देयर आर ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल। ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल का मतलब प्रेसिडेंट को तभी हटाया जा सकता है जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया हो। वायलेट मतलब संविधान का उल्लंघन किया हो, संविधान में लिखी कोई चीज के खिलाफ अगर काम किया है, तभी आप इनको इम्पीच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई दूसरा ग्राउंड है, तब ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। हम मान के चलते हैं जी, क्योंकि हमने पढ़ना है ये प्रोसेस, तो हम मान के चलते हैं कि प्रेसिडेंट से हो गया ब्लंडर, मिस्टेक हो गई, और उन्होंने मिस्टेक क्या करी? वायलेशन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस मोशन को स्टार्ट करने से पहले लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, किसी भी हाउस में ये मोशन स्टार्ट हो सकता है। वहां के 1/4 मेंबर को ये साइन करना पड़ेगा। जब 1/4 मेंबर साइन कर देते हैं, तो 14 डेज का नोटिस, 14 डेज पहले प्रेसिडेंट के पास नोटिस चला जाता है कि सर या मैम, आपके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस लोकसभा में स्टार्ट हो गया है। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि लोकसभा में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, आप राज्यसभा में भी कर सकते हो। जब लोकसभा में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, प्रेसिडेंट को नोटिस चला जाता है, फिर लोकसभा एक 3 मेंबर कमेटी बनाती है। ये 3 मेंबर कमेटी चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करती है कि भैया प्रेसिडेंट ने वायलेट किया भी है या नहीं। अगर कमेटी ने बोला कि किया है, यस द प्रेसिडेंट हैज वायलेटेड, तो फिर होती है वोटिंग। लोकसभा में वोटिंग की जाएगी, और वोटिंग को पास करने के लिए लोकसभा में 2/3 मेंबर्स की मेजॉरिटी लगती है, जिसको हम स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। अगर लोकसभा ने स्पेशल मेजॉरिटी से इस बिल को पास कर दिया, ये बिल ट्रांसफर होता है दूसरे हाउस में, यानी कि राज्यसभा में।
फिर राज्यसभा भी अपने चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करता है, कमिटी बनाता है, और अगर राज्यसभा की कमिटी में भी ये चीज़ पास हो गई तो राज्यसभा भी 2/3 मेजॉरिटी यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी से इस बिल को पास करेगा। और जिस दिन ये बिल लोकसभा में भी पास हो गया और राज्यसभा में भी पास हो गया, उसी दिन प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ता है, प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग स्टेट के एमएलएस को इन्वॉल्व नहीं करते, इसमें लोकसभा एंड राज्यसभा के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करें प्रेसिडेंट की पावर्स की, तो ऑन पेपर जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट हैज इमेंस पावर्स। इमेंस पावर, सबसे पहला एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब प्रेसिडेंट ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है जो इस देश में कानून को लागू करते हैं। जैसे कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे। ये यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली गवर्न करते हैं थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर, कमिश्नर्स। ये अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, उसकी काउंसिल को, अटॉर्नी जनरल को, कैग को, इलेक्शन कमीशन को, गवर्नर्स को, यूपीएससी के मेंबर्स को। ये एसटी, एससी, ओबीसी के कमीशंस को अपॉइंट करते हैं। ये इंटरस्टेट काउंसिल को भी अपॉइंट करते हैं और ये सब ऑफिसर्स मिलके देश में अलग अलग लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, इसीलिए इसको एग्जीक्यूटिव पावर कहा जाता है। सेकंड पावर होती है इनकी लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब लॉ मेकिंग। ये पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं, पार्लियामेंट को बुला सकते हैं, पार्लियामेंट को भंग कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं। ये पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग्स को भी बुलाते हैं, जिसको प्रिसाइड कौन करता है? जिसको प्रिसाइड करता है हमारा लोकसभा का मॉनिटर, स्पीकर। ये हर साल का पहला सेशन लेते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ये ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस आर दी टेम्पररी लॉज। ये किसी भी बिल के ऊपर अपना असेंट दे सकते हैं, यस बोल सकते हैं, नो बोल सकते हैं, या फिर उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। थर्ड, इनके पास होती है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में जो भी मनी बिल आता है लोकसभा में वो इनकी परमिशन से ही आता है। हर साल जो आप बजट पढ़ते हो, हर साल जो आप बजट पढ़ते हो वो इन्हीं के सिग्नेचर होते हैं बजट पे, और इनके बिहाफ पे फाइनेंस मिनिस्टर बजट को रीड करता है। अगर इस देश में से कंटिंजेंसी फंड से पैसा खर्च करना है, कंटिंजेंसी फंड मतलब हमारे देश का एक इमरजेंसी फंड होता है, ठीक है? ये वो पैसे होते हैं जो हम इमरजेंसी के दौरान यूज करते हैं। जैसे हम लोगों के पास होते हैं ना पैसे, कुछ छुपा के रखते हैं, ऐसे ही देश का भी इमरजेंसी फंड होता है जिसकी चाबी प्रेसिडेंट के पास होती है। अगर इसमें से खर्चा करना है तो प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा। फोर्थ, ही हैज सम जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर में सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होंगे, चीफ जस्टिस या अदर जजेस, सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हाई कोर्ट के भी जितने जजेस होंगे उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर के ऊपर एडवाइस ले सकते हैं। और इनके पास होती है पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग मतलब ये बिल्कुल किसी को माफी दे सकते हैं इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी एंड कोर्ट मार्शल। देन ही हैज सम अदर पावर्स, जैसे कि जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं। इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स पे इन्हीं के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। जितने भी डिप्लोमेट्स, एम्बेसीज बनाई जाती हैं प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे बनाई जाती हैं, और ये देश में इमरजेंसीज लगा सकते हैं। So next question, which one of the following committees does not have any members from the राज्य सभा? अब आपको यहाँ पे कमिटी से क्वेश्चन है, तो कमिटीज डिस्कस करने से पहले हम लोग फटाफट से एक बार पढ़ लेते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो द पार्लियामेंट्री कमिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग का मतलब होता है ये वो कमेटी है जो हमेशा परमानेंट रहती है। जब से हमने पार्लियामेंट में वर्किंग स्टार्ट की है तब से ये कमेटी पार्लियामेंट में काम कर रही है। एंड एडहॉक कमेटी होती है टेम्पररी बेसिस पे। ये कमेटी को वर्कलोड मैनेज करने के लिए बनाया जाता है या कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, जिसके बाद इसको डिसबैंड कर दिया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है फाइनेंशियल कमिटीज, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ। फाइनेंशियल कमिटीज हमारे इंडिया में अलग अलग फाइनेंसिस की रिपोर्ट्स को स्टडी करती है, स्क्रूटनाइज करती है। फिर होती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी हर मिनिस्ट्री की अपनी कमेटी होती है जो उस मिनिस्ट्री के बिल, मिनिस्ट्री के लिए फाइनेंसेस, उनके लिए बजट प्रिपेयर करती है। पार्लियामेंट्री कमिटीज क्यों बनाई जाती हैं सर? ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि पार्लियामेंट का वर्कलोड मैनेज किया जाए,
क्योंकि पार्लियामेंट में जितने भी एमपीज बैठे हैं उनके पास टेक्निकल नॉलेज उतनी नहीं होती कि वो हर बिल को लाइन बाय लाइन स्क्रूटनी करे। इसीलिए हम कमिटीज बनाते हैं ताकि वो उस बिल को या किसी भी एक्ट को या किसी भी बजट को डिटेल में स्टडी कर पाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी फाइनेंशियल कमिटीज की। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमिटीज इन द पार्लियामेंट। सबसे पहला आता है एस्टिमेट। एस्टिमेट कमिटी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। लार्जेस्ट क्यों? क्योंकि इसमें टोटल मेंबर्स जो होते हैं वो 30 मेंबर्स होते हैं। और सबसे एक्सक्लूसिव पार्ट, कोई भी मेंबर इसमें राज्यसभा का नहीं होता। दिस कमिटी इज एक्सक्लूसिव ओनली टू लोकसभा। ये सिर्फ लोकसभा में ही काम करती है। और इस कमेटी का काम होता है, जो आपका बजट आता है ना हर साल जो बजट आता है उस बजट के ऊपर डिटेल स्टडी करने का काम होता है एस्टिमेट कमेटी का। टेन्योर इसका 1 साल का होता है। हर 1 साल बाद इस कमेटी में मेंबर्स चेंज होते रहते हैं। इस कमेटी के जो मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं वो लोकसभा में उसके लिए एक इलेक्शन का प्रोसेस होता है। और जो भी मेंबर इलेक्ट होता है, मिनिस्टर इसका पार्ट नहीं बन सकता। अगर आप कोई भी मिनिस्टर हो तो आप इसका पार्ट नहीं बन सकते। सेकंड आती है हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब देखिए, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है वो अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। ठीक है, रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती है जिसमें से जो पब्लिक अकाउंट्स की जो रिपोर्ट होती है, जो वो ऑडिट करके रिपोर्ट्स बनाता है, उस रिपोर्ट की स्टडी करता है आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये कमेटी कैग की रिपोर्ट के ऊपर काम करती है, उस रिपोर्ट को क्रॉस चेक करती है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करती है, देखती है कि जो पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी ढंग से इंप्लीमेंट हुई या नहीं, जो पैसा जिस चीज के लिए दिया गया था वो उसी में इंप्लीमेंट हुआ या किसी चिट फंड में चला गया। बट ध्यान रखिए, ये पॉलिसी इश्यूज को रीड नहीं करती। इसमें जो मेंबर्स होते हैं, देयर आर 22 मेंबर्स। 15 मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स आर फ्रॉम राज्यसभा। इसमें भी इलेक्शन से मेंबर्स बनते हैं, 1 साल का टेन्योर होता है और कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं बन सकता। थर्ड होती है आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इसमें कैग अपनी जो पब्लिक अंडरटेकिंग, जो पीएसयूज आपने सुने होंगे, जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनके भी ऑडिट करता है कैग। इनकी जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं वो रीड करता है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इसमें भी 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। टेन्योर इज 1 ईयर। इलेक्शन से इनको भी सिलेक्ट किया जाता है और मिनिस्टर इसका भी मेंबर नहीं बन सकता। अब आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी कमेटी है जो राज्यसभा का मेंबर इसमें नहीं होता? द करेक्ट आंसर इज द एस्टिमेट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कमिटी ऑन एस्टिमेट इज एन एडहॉक कमिटी। कमिटी ऑन रेलवे कन्वेंशन इज अ स्टैंडिंग कमिटी। क्या हमने एस्टिमेट कमेटी को टेम्पररी बताया था? जी नहीं। आपका स्टेटमेंट होगा नहीं सर, ये टेम्पररी नहीं, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, परमानेंट कमेटी है। और कमेटी ऑन रेलवे कन्वेंशन जो है, इट इज नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी। ये स्टैंडिंग कमेटी के अंदर नहीं आती, ये एडहॉक के अंदर आती है। तो यहाँ पे आपके दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। मूविंग फॉरवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट आप करेक्ट हैं रिगार्डिंग नीति आयोग? नीति आयोग हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है, जिसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नीति आयोग में कौन कौन होता है, कंसिस्ट कौन कौन होता है। क्या प्राइम मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं? जी हाँ भैया, मोदी जी ने तो नीति आयोग बनाई थी, मोदी जी ने तो नीति आयोग बनाई थी, तो ये तो मेंबर होंगे ही, ये तो सबसे बड़े मेंबर हैं इसके। गवर्निंग काउंसिल कंप्राइजेस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी। जी हाँ, इन सबको भी इन्वॉल्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि नीति आयोग जो है वो बॉटम अप अप्रोच यूज करती है, ग्रास रूट लेवल से गवर्नेंस को इंप्रूव करती है और सेंट्रल लेवल तक लेकर जाती है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर इसमें होता है? जी नहीं, ये नहीं होते। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ नीति आयोग? तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 4। आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? ध्यान रखिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, चलो हम स्टेटमेंट वाइज इस पे चलते हैं। इट कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल करता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये इलेक्शन कंडक्ट करता है प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के।
जो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट है ये पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कंडक्ट करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या ये करेक्ट है? क्या आप इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हो? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इफ यू, इसमें क्या होता है, 3 मेंबर्स होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड 2 अदर कमिश्नर्स होते हैं। इन 2 अदर कमिश्नर्स को अगर आपको हटाना है तो चीफ से एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा। बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। गवर्नर ऑफ अ स्टेट को स्टाफ प्रोवाइड करना होता है, जी हाँ। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। अब हम एक एक करके फटाफट से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आती है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ऐसी बातें साझा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल की रेंज 324 से 329। कंपोजिशन बताया मैंने आपको, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड इनके साथ 2 अदर कमिश्नर्स होते हैं, सबको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। रिमूवल, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाते हैं, इनका रिमूवल भी सेम तरीके से होता है। टर्म 6 ईयर और 65 ईयर्स का टर्म होता है, विच एवर इज अर्लियर। और इलेक्शन कमीशन का काम होता है पूरे देश के इलेक्शंस को कंट्रोल करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की स्पिरिट को मेंटेन करना, ठीक है। देन बात करते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की। ये इस देश के गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्टेट के, सेंटर के, उनका ऑडिट करते हैं, मिनिस्ट्रीज का ऑडिट करती हैं। जो भी पैसा देश में खर्च हो रहा है, इनको गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है, ठीक है जी। इनका जो आर्टिकल है 148 से 151 तक होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही आप इनको रिमूव कर सकते हैं। अपॉइंट इन्हें भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। इनका टर्म 6 ईयर और 65 ईयर्स का होता है एंड द पावर्स इज ऑडिट्स यूनियन एंड स्टेट्स एक्सपेंसेस। देन आती है जी यूपीएससी, वो बॉडी जो कि आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसके हाथ में आप लोगों का फ्यूचर है। 315 से 323 तक इनकी आर्टिकल की रेंज है। और अगर आपको किसी भी यूपीएससी मेंबर को हटाना है या चेयरमैन को रिमूव करना है तो उनको रिमूव प्रेसिडेंट ही करता है, बट प्रूव करने का रीजन मिसबिहेवियर होना चाहिए। इनका टर्म भी 6 ईयर और 65 ईयर का होता है और यूपीएससी का काम होता है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए या यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज के लिए अपॉइंटमेंट करना। फिर इसी का छोटा भाई भी होता है एक एसपीएससी, दैट इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। हर स्टेट में अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, सेम आर्टिकल रेंज। इनका रिमूवल भी सेम यूपीएससी की तरह है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? जो टर्म है इनका वो 6 ईयर और 62 ईयर्स का होता है और इनकी पावर होती है कि स्टेट सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करना। ध्यान रखिए, इन्हें अपॉइंट कौन करता है? इनके मेंबर्स को। इनके मेंबर को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है। सर इसको फिर से एडिट करवा दीजिएगा, मैंने कुछ गलत बोल दिया यहाँ पे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने भी एसपीएससी के मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट तो गवर्नर करता है, बट रिमूव कौन करता है? रिमूव करता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं यही बच्चों को एग्जाम में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। सो एसपीएससी मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर बट रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन चलते हैं हम हमारे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 280 में मेंशन्ड है। ये दिक्कत अगर आपको भी आती है 1-2 करोड़ रुपए की दिक्कत, वो दिक्कत दूर करने के लिए फाइनेंस कमीशन काम करता है। इसमें टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है एंड 4 अदर मेंबर्स होते हैं। सभी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। रिमूव करने का क्राइटेरिया मस्ट बी मिसबिहेवियर। फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल की वैलिडिटी होती है इनकी। और ये काम क्या करते हैं सर? इनका काम होता है कि जो टैक्स शेयर होगा, जो टैक्स कलेक्ट होता है आप लोगों से, हम लोगों से, वो टैक्स सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किस परसेंटेज में शेयर होगा, कैसे शेयर होगा, कौन सा टैक्स ऐसा है जो शेयर किया जाएगा, कौन सा ऐसा है जो 50-50 होगा। जितना भी टैक्स का जो प्रोपोर्शन है वो हर फाइनेंस कमीशन टाइम टू टाइम रिकमेंड करता है, ठीक है। सो द पावर्स आर रिकमेंडिंग टैक्स डेवोल्यूशन। डेवोल्यूशन मतलब शेयर प्रोपोर्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर आते हैं जी आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में आते हैं। इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किया जाता है। टर्म मेंशन नहीं है तो प्लीज एग्जाम में टिक मत करके आइएगा कि टर्म 5 ईयर का होता है। जी नहीं, टर्म मेंशन नहीं है।
और अगर आपको अटॉर्नी जनरल बनना है तो सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशंस पूरी करनी पड़ेंगी। सर ये व्यक्ति होते कौन हैं? जैसे हम लोग, आप लोग, जब अगर हमारा कोई कोर्ट में केस होता है या हमें कोर्ट में कोई काम होता है तो हम एक लॉयर हायर करते हैं, एक एडवोकेट को हायर करते हैं जो हमारे बिहाफ पे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अटेंड करता है ना, हमें लीगल गाइडेंस देता है। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, आपकी केंद्र सरकार जो है, उसका अगर किसी भी कोर्ट में केस चल रहा है, उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है या उनको कहीं पे भी कोर्ट में बुलाया जा रहा है, खुद मोदी जी तो जाएंगे नहीं कोर्ट में उठ के, तो वो एक लॉयर को, एक एडवोकेट को हायर करते हैं जो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है इंडिया के किसी भी कोर्ट में। ही इज द लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लस इनके पास एक और भी बहुत बढ़िया पावर है। ये जो व्यक्ति है लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग्स को भी अटेंड कर सकते हैं, बट याद रखिएगा वहां जाके वोट नहीं दे सकते। मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं, वोट नहीं दे सकते। और ये अगर चाहें तो किसी भी कोर्ट में जाके कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी देख सकते हैं। ऐसा ही इनका एक छोटा भाई भी होता है जिसको एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया तो नहीं, एडवोकेट जनरल कहा जाता है। ये कौन होता है? ये स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है किसी भी कोर्ट में। इनको आर्टिकल 165 में मेंशन किया गया है, गवर्नर इन्हें अपॉइंट करते हैं और इनको हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन पूरी करनी होती है। किसी भी कोर्ट में अगर स्टेट गवर्नमेंट का केस चल रहा है, हर स्टेट गवर्नमेंट का एक अपना एडवोकेट जनरल होता है, वो उन्हें रिप्रेजेंट करेगा। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब ये वो बॉडीज हैं जिसका आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अब हम बात करते हैं कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। मतलब ये वो बॉडीज हैं जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है और आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इनका कोई आर्टिकल नहीं है। इन्हें एस्टेब्लिश किया गया है आइदर बाय अ लॉ, ठीक है, कोई लॉ पास किया है, कोई रेजोल्यूशन पास किया है, इस तरीके से हमने इसको बनाया है। सबसे बेस्ट तरीका होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पढ़ने का कि आप इस तरीके का कोई टेबल बना लें, इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। स्मार्ट वर्क यहीं पे काम आता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को कितना ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते हो। तो सबसे पहले बॉडी आती है हमारी नीति आयोग। नीति आयोग ने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को, ठीक है, इसको गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास करके बनाया था। इसको अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि इस बॉडी के चेयरपर्सन भी हैं। रिमूवल का एज सच कोई हमें नहीं पता, गवर्नमेंट के ऊपर होता है। टर्म भी कोई फिक्स नहीं होता इनके मेंबर्स वगैरह का। काम क्या होता है नीति आयोग का? इंडिया में पॉलिसी को बनाना। इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट थिंक टैंक है, सबसे हाईएस्ट पॉलिसी मेकर है, वो नीति आयोग ही है। फेडरलिज्म को प्रमोट करना, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करना, ये इनका काम होता है। फिर आती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट्स के तहत बनाई गई थी। बनाने वाला, अपॉइंट करने वाला भी प्रेसिडेंट, रिमूव करने वाला भी प्रेसिडेंट। इनके मेंबर्स का टर्म होता है 3 इयर्स या फिर 70 साल तक। और ये ह्यूमन राइट्स की इन्वेस्टिगेशंस, उनको प्रमोट करना, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। आपको मुझे बताना है, ठीक है, कि इनमें से कितनी ऐसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिनका स्टेट काउंटर पार्ट भी है। स्टेट काउंटर पार्ट का मतलब मैंने आपको सेंट्रल लेवल का बताया, आपको बताना है इनमें से कौन सी बॉडीज ऐसी हैं जिनकी स्टेट बॉडीज भी काम करती हैं। देन आता है CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसको विजिलेंस एक्ट 2003 में बनाया गया था। इसको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करता है, बट इसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी पूछा जाता है। रिमूव प्रेसिडेंट करता है। टर्म होता है 4 इयर्स या फिर 65 इयर्स का। और इनका काम होता है करप्शन के ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना, करप्शन को रोकना। फिर आता है जी लोकपाल। ये वही लोकपाल है जिसके लिए अन्ना हजारे ने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था। लोकपाल होता है, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में इन्हें बनाया गया था। प्रेसिडेंट एक कमिटी बनाती है, प्रेसिडेंट ही रिमूव करती है। मेंबर्स 5 इयर्स और 70 इयर्स तक हो सकते हैं। और इसका काम होता है, हम लोग कोई कंप्लेंट करें, जैसे आप लोग कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे कंप्लेंट का नंबर होता है ना। इफ़ यू आर डिससेटिस्फाइड, अगर आप किसी सर्विसेज से खुश नहीं है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो इस नंबर पे। ऐसे ही अगर आप गवर्नमेंट की किसी भी एक्टिविटी से खुश नहीं हैं और गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर या किसी भी एक्टिविटी के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहते हैं तो लोकपाल आपकी ग्रीवेंसेस को सुनता है।
फिर आता है CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये RTI एक्ट 2005 के तहत बनाई गई थी। अपॉइंट एंड रिमूव्ड बोथ बाय प्रेसिडेंट। मेंबर्स का टर्म 5 ईयर और 65 ईयर्स का होता है। और ये आप लोग जो RTI फाइल करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए होती है उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का और उस इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करने का काम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का होता है। फिर आते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन माइनॉरिटीज। इनको इनके रिस्पेक्टिव एक्ट्स के तहत बनाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है 3-3 साल के लिए, और ये अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स के लिए उनके सेफगार्ड के लिए काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट मीन्स यू मे हैव द बॉडी। ये कुछ रिट्स होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम इनको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। रिट्स क्या होती हैं? बेसिकली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। इस एक आर्टिकल के बिना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं बनता। इस रिट को सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इशू कर सकता है। बेसिकली दीज आर द टूल्स, ये एक ऐसे टूल्स हैं जिससे हमारा जो कोर्ट है, हमारा जो जुडिशरी है, हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। इफ़ इन एनी केस हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो या फिर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। 5 तरीके की रिट्स होती हैं। सबसे पहली रिट आती है हमारे पास द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी। ठीक है, बॉडी किधर है? अगर आपको किसी ने इलीगली डिटेन कर लिया है या फिर आपको किसी भी तरीके की डिटेंशन में रखा है विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी रीजन, तो आप ये रिट उस अथॉरिटी के खिलाफ इशू कर सकते हो। आपको कोई भी ऐसे इलीगली डिटेन करके नहीं जा सकता, इवन पुलिस ऑल्सो। सेकंड आती है द रिट ऑफ मैंडेमस। इसका मतलब होता है, भाई ने बोला करने का तो करने का, मतलब ये कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर आपके ऑर्डर फॉलो करने से मना कर रहा है, मतलब अपनी ड्यूटी करने से मना कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ ये रिट इशू कर सकते हो। इसका मतलब होता है वी कमांड। नेक्स्ट रिट आती है हमारी द रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड द रिट ऑफ सर्टिलरी। इसको हम एक साथ समझ लेते हैं। जैसे हमारे इंडिया में लोअर कोर्ट्स होते हैं, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। कभी कभी, और हर कोर्ट की क्या होता है, अपनी एक पावर होती है, वो अपनी पावर को एक्सीड नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई केस ऐसा आया जो लोअर कोर्ट में आया है, लोअर कोर्ट में चल रहा है, बट लोअर कोर्ट के पास उसकी पावर ही नहीं है उस पर जजमेंट देने की। तो हाई कोर्ट को जब ये पता चलता है कि यार लोअर कोर्ट के पास कोई ऐसा केस आया है जिसके पास उसकी पावर ही नहीं है, तो वो लोअर कोर्ट को डायरेक्शन देते हैं केस को बंद करने के लिए, एंड ये केस ट्रांसफर हो जाता है हायर कोर्ट के पास। इसको बोलते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिट करना लोअर कोर्ट को अपनी जजमेंट एक्सीड करने से। बट जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, टाइम से कभी नहीं पता चलता, और लोअर कोर्ट उस केस पे अपनी जजमेंट पास कर देता है। और जजमेंट पास करने के बाद हाई कोर्ट को पता चलता है कि यार लोअर कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया। इस केस में सर्टिलरी की रिट इशू होती है, जिसमें पुराने जजमेंट को क्वैश किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, और दोबारा से केस रीओपन होता है हायर कोर्ट पे। तो आपको प्रोहिबिशन में याद रखना है ड्यूरिंग द केस, एंड सर्टिलरी में याद रखना है आफ्टर द केस या आफ्टर द जजमेंट। लास्ट रेट आती है हमारी रेट ऑफ कोवरंटो। इसका मतलब होता है कि आपको हक है, यू हैव द राइट टू नो दैट अ पर्सन सिटिंग ऑन अ पब्लिक ऑफिस, कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे अगर कोई बंदा बैठा है तो क्या वो अपनी एलिजिबिलिटी को पूरी कर रहा है या नहीं, उस चीज़ को चेक करने के लिए आप कोवरंटो की रिट इशू करवा सकते हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। बताइए ऐसी कौन सी रिट है जिसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी? द करेक्ट आंसर वुड बी द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ये जो स्टेटमेंट्स हैं आपके, ये फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए हैं, तो एक बार हम लोग बाकी के फंडामेंटल राइट्स भी कवर कर लेते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग देते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें लोगों के राइट्स ही मेंशन ना हो। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं विच आर इन पार्ट 3, ये हमारे पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं, हमारे पॉलिटिकल राइट्स को इंश्योर करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं इन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस लाइन का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसमें
पार्ट 3 में आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक हमारे पास पार्ट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। फंडामेंटल राइट जो है इसका कंसेप्ट हमने यूएसए से लिया है। ध्यान रखिए, ऐसे 2 फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता, वो है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें हम शेयर नहीं करते। देखो, हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस को चीज़ें शेयर करना पसंद है ना। हम शेयर करते हैं, सब चीज़ें शेयर करते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी शेयर करते हैं। बट कुछ ऐसे राइट्स हैं 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये 5 ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ हम इंडियंस अपने पास एक्सक्लूसिव रखते हैं। ये राइट्स हम किसी भी फॉरेनर के साथ, किसी भी फ्रेंडली फॉरेन सिटीजन के साथ शेयर नहीं करते। इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स होंगे वो हम हंसी खुशी शेयर कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड 7 फंडामेंटल राइट्स। पहले 7 हुआ करते थे, बट उसमें से एक माइनस हो चुका है जिसका नाम है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी अब एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राइट टू प्रॉपर्टी को हमने फंडामेंटल राइट से किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिमूव किया था? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड? ये आपको वीडियो पॉज करके मुझे आंसर बताना है इन दी कमेंट सेक्शन। तब तक हम बाकी फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल राइट आता है राइट टू इक्वालिटी। भारत में हर नागरिक इक्वल है। इसके अंदर आपके पास जो फंडामेंटल राइट आते हैं वो 14 से 18 तक आते हैं। 14 में आता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। इसकी एक्सेप्शन क्या है? बस प्रेसिडेंट, गवर्नर, डिप्लोमेट्स, एमएलए और एमपीज को कुछ स्पेशल इम्यूनिटीज दी जाती हैं। देन आता है आर्टिकल 15 जो हम शेयर नहीं करते। जो शेयर नहीं करते उसके सामने मैं डबल क्रॉस लगा रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे उसको याद करने में। इसमें हम बोलते हैं कि भैया हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे। इसमें हम किसी भी लोगों को शॉप्स का, पब्लिक रेस्टोरेंट का, होटल का, एंटरटेनमेंट की जगहों का एक्सेस डिनाई नहीं करेंगे। और कोई भी व्यक्ति को किसी भी वेल, किसी भी घाट, किसी भी रोड और किसी भी पब्लिक रिजॉर्ट का यूज करने से भी उसको मना हम नहीं कर सकते। देन आता है आर्टिकल 16 जिसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हो उसमें हर एक आदमी को इक्वली मौका मिलता है उस पर अपीयर होने का। बट ध्यान रखिए, जो गवर्नमेंट है कुछ रिजर्वेशंस अलाउ कर सकती है। देन आता है आर्टिकल 17 जिसमें अनटचेबिलिटी को कंप्लीटली पनिशेबल बना दिया गया। कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है किसी भी फॉर्म में, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। देन आर्टिकल 18 में आता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल। आप अपने नाम के सामने टाइटल नहीं लगा सकते, राव साहब, है ना, इट्स ऑफिशियल। कोई भी टाइटल जो आप अपने नाम के आगे लगाते हैं वो आप नहीं यूज कर सकते एक्सेप्ट आप मिलिट्री बैकग्राउंड के हैं, आपके सामने रैंक लगी है नाम के सामने, या फिर आप कोई एकेडमिक हैं, कोई आप डॉक्टर हैं, तो ही आप रैंक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट आता है हमारा राइट टू फ्रीडम, जिसके अंदर आर्टिकल 19 से लेके 22 तक मेंशन्ड है। आर्टिकल 19 में हमें 6 तरीके की फ्रीडम्स के बारे में बात की जाती है, जिसका मतलब है हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है, बोलने की फ्रीडम, असेंबल होने की फ्रीडम। असेंबल मतलब हम मिल सकते हैं बट पीसफुली मिलना है। हम एसोसिएशन बना सकते हैं, किसी भी तरीके की पार्टनरशिप, कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। हम मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट मतलब हम अपनी कंट्री के किसी भी कोने में जाके जा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता एक्सेप्ट वो ट्राइबल एरिया ना हो। देन वी हैव द फ्रीडम टू रिसाइड। रिसाइड का मतलब हम इस देश के किसी भी कोने में जाके परमानेंटली या टेम्पररी रह सकते हैं। एंड वी हैव द फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। हम इस देश में कोई भी काम शुरू कर सकते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। बट कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, उसके लिए आपको रिक्वायर्ड स्टडी करनी है। अब ऐसा मत बोलना कि कॉमर्स ले लिया और बाद में जाके डॉक्टर बनना है। इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी का ख्याल हमेशा रखेंगे। देन आते हैं आर्टिकल 20 और 21। 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं जो कि सस्पेंड नहीं होते। आर्टिकल 20 में आती है क्रिमिनल प्रोटेक्शन। ठीक है, कोई भी अगर इस देश में कोई कानून तोड़ता है उसको क्या क्या प्रोटेक्शंस मिलती हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब उसको जो सज़ा मिलेगी उस करंट लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगी। नो डबल जेपर्डी,
मतलब एक सज़ा की एक बार ही पनिशमेंट होती है। एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप अपने खिलाफ खुद विटनेस नहीं बन सकते। देन आता है आर्टिकल 21 विच इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कभी भी सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे हमारी लिबर्टी को, जिससे हमारी पर्सनल फ्रीडम को हार्म पहुंचे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, दैट इज गोपालन केस, जिसमें प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ले लिया था। और इसमें कहा गया था कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी लॉ से हमारी पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल कर सकती है, उसको कम कर सकती है। बट मेनका गांधी केस ने इस स्टेटमेंट को रिवर्स करवाया। उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिया, जिसमें ये कहा गया कि गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन से, चाहे कोई लॉ पास कर ले, कोई रेजोल्यूशन पास कर ले, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर ले, किसी भी तरीके से जो सरकार है वो लोगों की पर्सनल लिबर्टी को छीन नहीं सकती। देन आर्टिकल 21A आता है, जिसको हमने 86th अमेंडमेंट से पास किया था। इसमें 6 to 14 ईयर्स के बच्चों की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात की गई थी। एंड आर्टिकल 22 में आपको डिटेंशन, प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव डिटेंशन के अगेंस्ट कुछ राइट्स मिलते हैं। देन आता है हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट, जिसमें दो ही आर्टिकल हैं, 23 एंड 24। आर्टिकल 23 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग। हम ह्यूमन बींग्स को एज अ गुड्स की तरह सेल परचेज नहीं कर सकते, इट इज़ क्रिमिनली, है ना, क्रिमिनल है। इसके लिए आपको बहुत कड़ी सज़ा मिल सकती है। बेगार नहीं, बेगार का मतलब बंधुआ मजदूरी आप किसी से नहीं करवा सकते, फोर्स्ड लेबर आप किसी से नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 में आता है चाइल्ड लेबर के ऊपर बैन होना इन हैजार्डस इंडस्ट्री बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे रिलीजियस राइट्स। रिलीजियस राइट्स आर्टिकल 25 से 28 तक चलते हैं। आर्टिकल 25 में हमारी इंडिविजुअल के राइट्स के बारे में बात की गई है। इसमें हम फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, मतलब आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसके साथ अपना कनेक्शन बना सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं अपना रिलीजन, उस रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं, बट फोर्सफुल कन्वर्शन नहीं करवाना है। इसमें भी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ का ध्यान हमेशा रखना है। आर्टिकल 26, इसमें रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं, हमारे रिलीजियस ट्रस्ट जो होते हैं, उनके राइट्स हैं, और इसमें भी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। देन आर्टिकल 27 में आपको टैक्सेस पे करने से कोई भी कंपल्सरी नहीं करेगा कि भाई किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपको टैक्स भरना है, नहीं, आपको ये नहीं बोला जाएगा। एंड 28 में आता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको रिलीजियस पढ़ाई जाएगी या नहीं पढ़ाई जाएगी वो मैंशनड है। देखिए, कोई अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसमें तो बिल्कुल भी मना है, उसमें आप नहीं पढ़ा सकते। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कोई रिलीजियस ट्रस्ट चला रहा है, कुछ स्कूल्स इंडिया में ऐसे होते हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे उनको चलाने वाली ही बॉडी रिलीजियस बॉडी है, वहाँ पे अलाउड है। अगर कोई ऐसी बॉडी है जहाँ पे रिकॉग्निशन मिला हुआ है, जैसे आपने देखा हो सीबीएसई स्कूल्स होते हैं, आईसीएसई स्कूल्स होते हैं, बट स्कूल प्राइवेट होता है, बस एफिलिएशन है, तो वहाँ पे वॉलंटरी है, आप पढ़ा भी सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते। एंड कोई अगर ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिनको पैसा मिलता है गवर्नमेंट से, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें वॉलंटरी हो जाती हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट आते हैं हमारे कल्चरल एंड माइनॉरिटीज़ के राइट, जिसमें आर्टिकल 29 में कहा जाता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में, वो अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। और आर्टिकल 30 में वही माइनॉरिटीज़ अगर चाहें तो इंडिया में इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश भी कर सकती हैं और उनको चला भी सकती हैं। बट सर, ये तो 5 ही फंडामेंटल राइट हुए, 6 फंडामेंटल राइट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो थी हमारी रिट्स। ये रिट्स आती हैं अंडर आर्टिकल 30। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए। पॉलिटी में स्टेटमेंट्स थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए रश नहीं करना है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग डीपीएसपी? सो पहले एक बार डीपीएसपी को रीड कर लेते हैं। डीपीएसपी जो है वो हमारे देश में हमारे सोशल राइट्स और हमारे इकोनॉमिक राइट्स को फुलफिल करती है। बट ध्यान रखिएगा कि ये जो डीपीएसपी हैं, अगर ये वायलेट हो गई, अगर इनको फॉलो नहीं किया जा रहा, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। दे आर नॉट
जस्टिशिएबल। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीपीएसपी। पहला होता है सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक का मतलब होता है वो डीपीएसपी जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। सेकंड होती है गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन डीपीएसपी। इसमें वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो गांधी जी की खुद की फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करते हैं। और थर्ड है हमारी लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी। ये वो डीपीएसपी हैं जो एक मॉडर्न सोसाइटी की नीड है, ठीक है। अब सर डीपीएसपी का काम क्या है? डीपीएसपी एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट को ध्यान रखने हैं हमेशा। कोई भी गवर्नमेंट अगर लॉ बनाती है तो उस लॉ को बनाने से पहले उन्हें इन डीपीएसपीस का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि अगर वो ध्यान रखती हैं तो ये कंट्री हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करता रहेगा, क्योंकि डीपीएसपी का काम एक ही होता है, टू प्रमोट इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट। तो सोशलिस्टिक में आपको ये इतनी सारी डीपीएसपी हैं, जैसे 38 है, 39 है, 39A है। इसमें हमेशा लोगों की वेलफेयर के बारे में बात की जाएगी, जैसे वेलफेयर ऑफ स्टेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड, फ्री लीगल एड, वर्क प्रोफेशन एंड असिस्टेंस, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन, सिक्योर लिविंग वेज, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स एंड न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गांधीयन फिलॉसफी में गांधी जी की फिलॉसफी जैसे पंचायत हों, कॉटेज इंडस्ट्री हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ST SC OBC का एम्पावरमेंट हो, ड्रिंक्स एंड ड्रग्स को प्रोहिबिट करो, एंड बैन ऑन स्लॉटर ऑफ काउस। लिबरल इंटेलेक्चुअल में सबसे पहला आता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44, देन चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर हस्बेंड्री, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जुडिशरी का सेपरेट होना और इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना। बट ये सारे डीपीएसपी के आर्टिकल याद रखने में मुश्किल हो जाते हैं, तो इसके लिए ये आसान करने के लिए मैं वो अमेंडमेंट्स लेके आया हूँ, वो आर्टिकल्स लेके आया हूँ जो डीपीएसपी में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे। आपको केवल यही वाले जो आर्टिकल हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसमें आप ध्यान दे सकते हैं। बेसिकली डीपीएसपी में 4 बार अमेंडमेंट हो चुका है। 42nd अमेंडमेंट से हमने 4 न्यू डीपीएसपीस को ऐड किया था, आर्टिकल 39, 39A, 43A एंड 48A, जैसे कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ। 44th अमेंडमेंट से हमने ऐड किया मिनिमाइज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को। 86th अमेंडमेंट जब भी एग्जाम में पूछे हमेशा एजुकेशन को ही टिक करना है। 86th अमेंडमेंट से हमने एजुकेशन वाले क्लॉज ऐड किए थे। एंड 97th अमेंडमेंट से हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलवाया था। अब आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, 1 and 2 ओनली। DPSP आर मेंट फॉर प्रमोटिंग सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं पार्ट 3 में, इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, हेल्थ। जी हाँ। सेक्युलरिज्म जो है इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री। देखिए इंडिया का तो है, बट हर कंट्री का ये फीचर नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन फिर से नॉट आ गया, जो कि आर्टिकल 51 का पार्ट नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आर्टिकल 51 है क्या। आर्टिकल 51 में आती हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, 51A में आती हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। अब अगर आप ध्यान से देखें इन स्टेटमेंट्स को, तो इन स्टेटमेंट्स में आपको 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, बट क्वेश्चन में 51 ही लिखा है। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को फंडामेंटल ड्यूटी की तरह समझ के सॉल्व कर देते हैं, बट ये आपसे डीपीएसपी ही पूछ रहा है। आपको पूछ रहा है कि 51 में क्या नहीं आता, तो 51 में कहीं पे भी ये नहीं बताया जाता कि यूएन का या यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स का यूज़ किया जाएगा डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। 51 में हमने क्या पढ़ा था कि इंटरनेशनल पीस होनी चाहिए, उस पीस में यूएन पीस कीपिंग फोर्स का मेंशन कहीं पे नहीं किया जाता। बट फंडामेंटल ड्यूटीज की हमने बात की है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हम एक बार कवर कर लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पे ऐड किया था, एंड दीज ड्यूटीज वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 के 42nd अमेंडमेंट से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में ऐड किया था।
हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे राइट्स हमें मिलते हैं, वो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, सरकार हमें देती है। बट हम एज अ सिटीजन, हमारी भी कुछ ड्यूटी हैं इस देश के प्रति। ठीक है, हम इस देश में रहते हैं, तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए देयर आर सम ड्यूटीज वी शुड परफॉर्म एज अ गुड सिटीजन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। पहले उन 10 को हम एक बार फटाफट से कवर कर लेते हैं। पहली फंडामेंटल ड्यूटी हमारी बनती है नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना। सेकंड, चेरिश द आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, देश की यूनिटी और उसकी इंटेग्रिटी को हमेशा प्रोटेक्ट करना है। अब हमारी कंट्री को डिफेंड करना है जब भी ज़रूरत पड़े। हमेशा भाईचारा, हार्मनी, ब्रदरहुड प्रमोट करना है। हमारे कल्चर को, हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करना है। प्रोटेक्ट करना है हमारे एनवायरनमेंट को। साइंटिफिक टेम्पर यानी कि साइंस की तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं, साइंटिफिक स्पेस में भी आगे बढ़ना है। पब्लिक प्रॉपर्टी का सेफगार्ड करना है, रायट्स नहीं करने, दंगे नहीं करने, एंड हमेशा एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है। एक एक्स्ट्रा ड्यूटी हमने ऐड की थी, अब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज 10 से 11 हो चुकी है। ये एजुकेशन की बात करता है, 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स की, बच्चों की, और इसको भी हमने 86th अमेंडमेंट से ऐड किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following statement with regard to the creation of new state or alteration of boundaries is or are correct? अगर आपको इस देश में नया स्टेट बनाना है, नई बाउंड्रीज बनानी है, तो कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? इस स्टेटमेंट को करने से पहले, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी स्टेटमेंट है, मैं आपको थोड़ा सा अमेंडमेंट का प्रोसेस समझाना चाहता हूँ। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपने आप को आगे बढ़ाना है, चेंज करना है टू मीट द नीड ऑफ मॉडर्न टाइम्स। तो इसके लिए आर्टिकल 368 हमें प्रोसेस बता के चलता है। तो आर्टिकल 368 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, अमेंड मतलब उसके अंदर चेंजेस करने का प्रोसेस बड़े अच्छे से बताया गया है। सबसे बढ़िया बात जो है, या सबसे ट्रिकी एक बात है इसमें, क्या है कि आर्टिकल 368 में केवल 2 तरीके से ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। मतलब आर्टिकल 368 में देर आर ओनली 2 टाइप्स या 2 वेज इन विच वी कैन अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पहला तरीका है बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड दूसरा तरीका है बाय स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। इन 2 तरीके से अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आना होता है, जिसका एक बहुत बड़ा टीडियस प्रोसेस भी होता है। ठीक है सर, पहले वाला कहाँ गया, सिंपल मेजॉरिटी वाला कहाँ गया? सिंपल मेजॉरिटी से अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाने की ज़रूरत नहीं होती, इसको हम ऑर्डिनरी बिल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। इसीलिए सिंपल मेजॉरिटी से जो चीज़ें अमेंड होती हैं उसके लिए CAB कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं लाया जाता। तो सबसे पहले मैं आपको वो वाले मेथड एक्सप्लेन कर देता हूँ जो आर्टिकल 368 में मेंशन्ड है। सबसे पहला आता है स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि ऐसे टॉपिक्स को अमेंड करने के लिए, जैसे फंडामेंटल राइट में कोई चेंज करना है, DPSP में कोई चेंज करना है, ऐसे टॉपिक्स को अमेंड करने के लिए लोकसभा में भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और राज्यसभा में भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तभी वो बिल पास हो पाएगा। इसको कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। सेकेंड कंडीशन होती है अंडर आर्टिकल 368, जिसमें कि अगर हम हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर चेंज कर दें। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब अगर हम हमारे देश में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस में कोई चेंज कर रहे हैं, उसके लिए ये वाला प्रोसेस आता है जहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और इंडिया में एटलीस्ट 50% स्टेट्स, इंडिया में मान लीजिए अगर 28 स्टेट्स हैं तो 28 में से 14 स्टेट्स को भी वो बिल पास करना पड़ेगा। बट उस बिल को पास करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ 1/4 मेजॉरिटी चाहिए होती है। सर एक एग्जांपल से समझा दो, जैसे जीएसटी को जब हमने इंट्रोड्यूस किया था तो लोकसभा एंड राज्यसभा ने 2/3 मेजॉरिटी से इसको पास किया। उसके बाद ये बिल गया हमारे स्टेट्स के पास, सारे स्टेट्स के पास, और 50% स्टेट्स को तो उस पर यस बोलना ही पड़ेगा, और यस बोलने के लिए इन्हें सिर्फ 1/4 मेजॉरिटी से वोटिंग करनी होती है। जब तक ये नहीं होता तब तक वो बिल पास नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हो ना कितना बड़ा एक टीडियस प्रोसेस है। इसमें हम वही टॉपिक्स को अमेंड करते हैं जिसमें सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में थोड़ा चेंज आता है।
और जीएसटी ने तो टैक्स का पूरा ही स्ट्रक्चर बदल दिया था। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, पावर्स का शेयर है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई चेंज कर रहे हो, लेजिस्लेटिव पावर्स में, जीएसटी में, या 7 शेड्यूल जिसमें हमारी लिस्ट आती है, इसमें अगर कोई भी चेंज कर रहे हो जहाँ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का काम है, वहाँ पे ये वाला प्रोसेस फॉलो होता है। बट जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है दैट इज सिंपल मेजोरिटी, इसमें लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में सिर्फ 1/4 मेजोरिटी ही चाहिए होती है। उससे हम मेजोरिटी पार्ट अमेंड कर सकते हैं। जैसे कोई नया स्टेट बनाना है, किसी की बाउंड्री बदलनी है, किसी का नाम बदलना है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को अबॉलिश करना है, सेकंड शेड्यूल में कोई चेंज करना है, किसी की सैलरी अलाउंस चेंज करने हैं, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अब आप जरा इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दें। न्यू स्टेट और ऑल्टर करना है तो हमें याद आ गया कि ऑर्डिनरी तरीके से इसको किया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए, इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 368, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया क्योंकि ये 368 का पार्ट नहीं है, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। रेटिफिकेशन चाहिए इसमें? नहीं चाहिए। रेटिफिकेशन वहाँ चाहिए होती है जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो सेकंड भी गया, सेकंड यहाँ पर भी गया। तो आप एग्जाम में ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं जिससे आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्ड ओनली। एक चीज और, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट्स को अमेंड कर सकते हैं? क्या मैं चाहूँ कि पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को ही चेंज कर सकता हूँ? क्या उसके सारे प्रोविजंस को मैं रिमूव कर सकता हूँ, एडिशन कर सकता हूँ? तो माय आंसर वुड बी नो, ऐसा नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसा पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि हमें प्रिवेंट करता है, हमें किसको? यूनियन गवर्नमेंट को प्रिवेंट करता है अमेंडमेंट करने से। बेसिक स्ट्रक्चर में ऐसी टॉपिक्स को मेंशन किया जाता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड का यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो क्या कल की डेट में कोई गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, इस सेक्युलर वर्ड को रिमूव कर सकती है? तो आपका आंसर होगा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमने इस वर्ड को बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में अगर कोई टॉपिक ऐड हो जाता है तो उसको इम्यूनिटी मिल जाती है, फिर उस टॉपिक को आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव नहीं कर सकते। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये हमें किसने दिया था? केशवानंद भारती केस हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी चीज़ को टच नहीं किया जा सकता, उसे अमेंड नहीं किया जा सकता, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। और यूनियन गवर्नमेंट उसका कुछ नहीं कर सकती, अमेंडमेंट उसको टच नहीं कर सकती। इसमें बेसिक पूरी की पूरी इम्यूनिटी मिल जाती है। सर बेसिक स्ट्रक्चर में कौन ऐड करता है टॉपिक्स को? वो ऐड करते हैं हमारे कोर्ट, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट। वो टाइम टू टाइम एडिशंस करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इमरजेंसी फाउंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी ऐसी इमरजेंसी है जो इस देश में नहीं लगती? इस देश में हेल्थ इमरजेंसी नहीं लगती, बट जिस तरीके से पॉल्यूशन आगे चल रहा है क्या पता एक नई इमरजेंसी डिक्लेयर ना करनी पड़े। बट फिलहाल के लिए हेल्थ इमरजेंसी जैसी कोई इमरजेंसी नहीं होती। सो कितने टाइप की इमरजेंसी होती है सर? इमरजेंसी होती है 3 टाइप्स की। पहला, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। ये तब लगाई जाती है जब देश में वॉर लग जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म्ड रेबेलियन हो। याद रखिए, पहले इसमें एक इंटरनल डिस्टरबेंस जैसा वर्ड यूज किया जाता था, उसको सब्स्टिट्यूट किया हमने आर्म्ड रेबेलियन से बाय 44th अमेंडमेंट। सेकेंड टाइप ऑफ इमरजेंसी आती है जिसको हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी 2 तरीके से लगाई जाती है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला होता है आर्टिकल 356, जिसमें अगर आपके स्टेट में स्टेट की गवर्नमेंट का कंप्लीट फेलियर हो गया, स्टेट की गवर्नमेंट कुछ भी काम नहीं कर पा रही, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाती है। और दूसरे तरीके से स्टेट इमरजेंसी तब लगती है जब स्टेट की गवर्नमेंट सेंटर की गवर्नमेंट का कहना मानना बंद कर दे। ठीक है, जब उनसे बेटर करने की उम्मीद की गई थी, जब स्टेट गवर्नमेंट फेल्स टू कंप्लाई विद द सेंटर्स डायरेक्शन, बड़े भाई ने कोई आदेश दिया है, छोटे भाई ने उसको नहीं माना, तब भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। और लास्ट आती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360,
जिसमें सीधी सी बात है हमारे हो जाते हैं पैसे ख़त्म। ठीक है, जब हमारी इकोनॉमिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो ये इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। इसके भी फटाफट से हम एक बार प्रोविजंस को डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी को लगाने के ग्राउंड्स मैंने आपको बता दिए। इसको अप्रूव करने का टाइम सिर्फ 1 महीने का ही मिलता है। 1 महीने के अंदर अंदर इसको अप्रूव करना होता है। अप्रूव कौन करता है? लोकसभा एंड राज्यसभा ही कर सकते हैं विद स्पेशल मेजॉरिटी। दोनों को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इसका मिनिमम टाइम पीरियड है लगभग 6 मंथ। मैक्सिमम टाइम पीरियड की कोई लिमिट नहीं है, बट एवरी 6 मंथ सिचुएशन को रिव्यू किया जाता है। देन बात करें प्रेसिडेंट रूल की, तो प्रेसिडेंट रूल को लगाने के लिए 2 महीने का टाइम दिया जाता है। इसको भी लोकसभा और राज्यसभा ही इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी का जो सहारा है वो लिया जाता है। सिर्फ 1/4 की वोटिंग चाहिए होती है। इसकी मिनिमम जो टाइम लिमिट है इस 6 मंथ, एंड मैक्सिमम टाइम जो है वो 3 ईयर्स के लिए लगाई जा सकती है। लास्ट बात करेंगे आर्टिकल 360 की, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको अप्रूव करने के लिए भी 2 मंथ्स का टाइम मिलता है। लोकसभा एंड राज्यसभा को 1/4 मेजॉरिटी चाहिए, और ये खतरनाक इसलिए मानी जाती है, ना तो इसका कोई मिनिमम टाइम पीरियड है, ना ही कोई इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड मेंशन्ड है। जब तक हालात नहीं सुधरते तब तक ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है, बट फॉर्चुनेटली अभी तक हमने कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who among the following filed the writ petition that led to the verdict of right to privacy as a fundamental right? अब जी हाँ, राइट टू प्राइवेसी एक हमारा फंडामेंटल राइट है। ये किस कोर्ट की या किस सुप्रीम कोर्ट के केस की वर्डिक्ट है? तो एक बार से फटाफट से सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट केसेस मैं आपको बता देता हूँ। केशवानंद भारती केस तो हमने पढ़ लिया, इसने हमें बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। गोलकनाथ केस ने हमें ये बताया है कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता। मिनर्वा मिल केस ने हमें बेसिक स्ट्रक्चर को फिर से उसको ने बताया कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें ये चीज़ मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट उन टॉपिक्स को अमेंड नहीं कर सकती। देन SR बोमाई केस ने प्रेसिडेंट रूल के मिसयूज की बात की है। मेनका गांधी केस ने हमने पढ़ा था कि जो आपकी पर्सनल लिबर्टी है उस पर्सनल लिबर्टी को गवर्नमेंट किसी भी तरीके से नहीं छीन सकती। देन इंदिरा साहनी केस ने OBC का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था। देन शाहबानो केस में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई थी, इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में केस हुआ था। देन विशाखा केस में आपकी सेक्सुअल हरेसमेंट के अगेंस्ट गाइडलाइंस बनी थी अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस। देन पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में बताया गया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट माना जाएगा। फिर आता है नवतेज सिंह जोहार, इसमें जो सेक्शन 377 था ना, होमोसेक्सुअलिटी, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में सेम सेक्स मैरिजेस अप्रूव हो गई हैं। फिर जोसेफ शाइन केस, इसमें जेंडर इक्वालिटी की बात की गई। इसमें एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल पहले माना जाता था, अब नहीं माना जाता। देन शायरा बानो केस, इसमें ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। देन बेरुबरी यूनियन केस, इसमें इंडिया की कुछ टेरिटरीज को हमने दिया था। LIC ऑफ इंडिया केस, इसमें राइट टू रिप्लाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ चेंजेस किए गए थे। एंड लास्ट इज ओल्गा टेलिस केस, जिसमें राइट टू लाइवलीहुड को आर्टिकल 21 के अंडर रखा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था राइट टू प्राइवेसी was done by Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India. The power of Supreme Court to decide in the case between two or more state. अगर कोई स्टेट वर्सेस स्टेट का केस है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की कौन सी जुरिस्डिक्शन लगेगी? तो वो जो जुरिस्डिक्शन लगती है वो लगती है आपकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इस वर्ड का मतलब मैं आपको अच्छे से अभी समझा देता हूँ। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है ऐसी जुरिस्डिक्शन जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ही उस केस की फाइल को ओपन करेगा। मतलब पहली बार जब वो केस होगा वो सुप्रीम कोर्ट में ही डायरेक्टली होगा, कोई दूसरा कोर्ट इस केस में पावर नहीं रखता। यानी कि ये वाले केसेस ना तो किसी हाई कोर्ट में जाएंगे ना ही किसी लोअर कोर्ट में जाते हैं। कौन से केसेस होते हैं सर? ये केसेस होते हैं जिसमें कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रही है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रही है। इस तरीके के जो केसेस होते हैं डिस्प्यूट वाले,
वो केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल नेचर नहीं होना चाहिए। सेकंड आती है रिट ज्यूरिसडिक्शन, ये हमने कवर कर ली। 5 तरीके की रिट इशू करती है सुप्रीम कोर्ट ताकि आपके फंडामेंटल राइट्स को जस्टिस दिया जा सके। थर्ड होती है बाय वे ऑफ अपील। ये केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास 90% केसेस आते हैं। इसका मतलब होता है जब आप हाई कोर्ट में आपने केस फाइल किया, हाई कोर्ट से आपको फैसला अच्छा नहीं सुना, तो आप बोलते हो ना कि मैं सुप्रीम कोर्ट में भी केस करूंगा। तो जब हम लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट की तरफ जाते हैं उसको बाय वे ऑफ अपील कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मैटर्स आते हैं जो लोगों से रिलेटेड होते हैं, कोई भी मैटर्स होते हैं, वो अपील के थ्रू ही आते हैं। वो लोअर कोर्ट के अगेंस्ट हियरिंग सुनता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, सिविल मैटर है, पैसों से रिलेटेड है, कोई क्रिमिनल मैटर है, वो सब अपील के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। फोर्थ होती है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। याद करो, प्रेसिडेंट में बताया था ना कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है किसी भी पब्लिक मैटर के ऊपर, बट याद रखिएगा ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती। इस एडवाइस को मानना प्रेसिडेंट को जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स को रिकॉर्ड करती है, ठीक है, कर सकती है। और वो क्या करती है, उन्होंने जो पुराने केसेस में कोई भी जजमेंट दिया हो उस जजमेंट को रेफर कर सकते हैं। देन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इस जुडिशियल रिव्यू का मेंशन आर्टिकल नंबर 13 में किया जाता है। ऑल्दो जुडिशियल रिव्यू वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब होता है कि अगर इस देश में कोई ऐसा लॉ बने जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज कर सकती है और उस लॉ को इलीगल या नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। ये क्यों किया जाता है? ताकि आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पंचायत ऑफ इंडिया आर करेक्ट? तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को हम एक बार इकट्ठा पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी वो गवर्नेंस है जो ग्रास रूट लेवल से होती है, ठीक है। यहीं से देश की डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। पंचायत जो है ये जनरली विलेजेस में या सेमी अर्बन एरियाज में बनाई जाती है और म्यूनिसिपैलिटी जो है वो आपको अर्बन सिटीज में देखने को मिलेगी। पंचायत का प्रोविजन याद करिए, 11th शेड्यूल में मेंशन्ड है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद रखना है। 73rd अमेंडमेंट से हमने इसको ऐड किया था। इसमें 3 लेवल बताए जाते हैं। ग्राम पंचायत सबसे छोटा लेवल होता है, देन उसके बाद आता है पंचायत समिति, फिर आता है जिला परिषद। देर आर सम कमिटीज, कुछ कमिटीज हैं जिसने पंचायत के ऊपर काम किया, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता, GV.K. राव एंड LM सिंघवी कमेटी। जनरली जो इंडिया में पंचायत के रूल्स हैं वो हर एरिया में लागू होते हैं। इंडिया में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो पंचायत बनाने से मना कर सके। कुछ कुछ स्टेट्स में पंचायत के 2 टीयर सिस्टम चलते हैं, कुछ कुछ स्टेट में 3 टीयर, एंड कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 4 टीयर सिस्टम भी चलता है। सम एरियाज याद करिए, मैंने आपको बताया था 5th और 6th शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरियाज होते हैं जहाँ पे पंचायत के जो रूल्स हैं कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ लगाए जाते हैं, और उस मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं पैसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। पंचायत में भी क्या सर रिजर्वेशन होती है? यस, देयर इज रिजर्वेशन इन पंचायत। इसमें वुमेन को जो रिजर्वेशन मिलता है वो 1/3 मिलता है एट एवरी लेवल, और SC ST को जो रिजर्वेशन मिलता है वो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाता है। बात करें म्यूनिसिपैलिटी की, तो म्यूनिसिपैलिटी को 12th शेड्यूल से हमने ऐड किया था 74th अमेंडमेंट से। इसमें अलग अलग टाइप की म्यूनिसिपैलिटी बनाई जाती है, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ बनाई जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख प्लस। म्यूनिसिपैलिटी वहाँ पे जहाँ पे 1 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन रहती है उस शहर में। देन नोटिफाइड एरिया कमेटी आता है, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड जहाँ पे कल की डेट में आप बच्चे जाके रहेंगे, आपकी फैमिलीज रहेंगी। देन टाउनशिप, पोर्ट एरियाज, स्पेशल पर्पस एजेंसी। यहाँ पे भी सर रिजर्वेशन होता है। यस, वुमेन गेट रिजर्वेशन ऑफ 1/3 एट एवरी लेवल, एंड SC ST को रिजर्वेशन जो मिलता है वो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाता है। तो अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देर इज अ प्रोविजन ऑफ ST SC रिजर्वेशन, सो यस देर इज। पंचायत क्या टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती? पंचायत टैक्स कलेक्ट कर सकती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Which one of the following statement about Panchayati Raj system is or are correct? So all the seats in Panchayat are filled by direct election. Yes. पंचायत को मैंने ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पर भी वोटिंग होती है, ठीक है। द ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड इन दैट विलेज, बिल्कुल सही। द चेयरपर्सन ऑफ अ पंचायत, हर स्टेट का अलग हिसाब होता है कि पंचायत का जो चेयरपर्सन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। ऑल स्टेट्स इन इंडिया हैव अ 3 टियर सिस्टम, ये गलत है। अभी मैंने आपको बताया कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 4 टियर सिस्टम भी चलता है और कहीं कहीं पे तो 2 टियर सिस्टम में भी पंचायत चलती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3। इसी के साथ वी हैव ऑफिशियली कंप्लीटेड आर पावरफुल रिवीजन ऑफ इंडियन पॉलिटी। अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो ये डन की स्टैंप आपके ऊपर भी बनती है। एंड आई एम वेरी प्राउड कि आप लोगों ने पॉलिटी को अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब लक्ष्मीकांत से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको लगे कि पॉलिटी में कोई दिक्कत है, ये वीडियो हमेशा आपके साथ रहेगी। सो मैं आप लोगों से अब विदा लेता हूँ एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग CDS, NDA एंड CAPF एग्जामिनेशन। शिद्दत से मेहनत की है तो अकेडमी का रास्ता आसान हो जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।